Hello everyone, welcome to Engineers Wala. Hello everyone, welcome to Engineers Wala and good afternoon to all of you. I hope आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग आरसीसी के और भी बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिंगली, डबली और टी बीम को पढ़ लिया था। देखो टी बीम में आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था उतना सफिशिएंट है पढ़ना, क्योंकि उसमें से मेनली आप लोगों से क्या पूछेगा, इफेक्टिव विड्थ के बारे में ही पूछेगा और बाकी चीजें आप लोगों ने डिजाइनिंग में पढ़ी भी हैं, तो हम इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन, इससे अच्छा है कि हम दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो शेयर डिजाइनिंग को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी द टीचर्स डे। एंड आप लोगों को भी भाई बस इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है, जिससे कि बाद में दोबारा अगर मुझसे मिलो तो पढ़ने के लिए तो ना मिलो कम से कम, ठीक है। अगर मिलना ही होगा तो फिर एज अ ऑफिसर ही मिलो, तभी थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। हर बार बस कोर्स ही खरीदोगे या कोर्स खरीद के उसको पढ़ोगे ही, ऐसा मत करो। इस बार सिलेक्शन ले लो सभी, ठीक है। चलिए, सो क्या हालचाल वीडियो लोग, बढ़िया चल रहा है सब। आज ये समझ लो मेरा एकदम पढ़ाने मतलब टीचर को देखो एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। टीचर्स डे वाले दिन तो कम से कम छुट्टी होनी चाहिए टीचर की, उसको ऐसे बोल देना चाहिए। हाँ, बैठ के पार्टी करेंगे। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो तुम बैठ के? हाँ, चलो। तो आज बहुत लंबी क्लास रही भाई, अभी 3 घंटे ही क्लास लेके आ रहा हूँ और लगातार फिर ये वाली क्लास है। चलो बहुत बढ़िया, सब बढ़िया सर। चलिए, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं शेयर डिजाइनिंग का। तो देखो बीम के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि जो बीम होती है उस बीम के अंदर दो तरीके के रिइंफोर्समेंट के ऊपर हम मेनली फोकस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों की बीम है और ये आपका कंप्रेशन वाला पार्ट है, ये आपका टेंशन वाला पार्ट है। थोड़ी सी एनर्जी मेरी कम हो सकती है क्योंकि रिसेंटली अभी आया हूँ, है ना, क्लास लेके। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, एक मीटिंग भी थी तो थोड़ी एनर्जी अपना आप धीरे धीरे अपने आप एनर्जी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा मेरे को फ्लो में आने का, फिर आप देखिएगा। लेकिन बिना फ्लो के भी उतना ही बढ़िया समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आपसे मिलना है बिल्कुल यार। मैं तो दिल से चाहता हूँ आप लोगों से मिलना। इस बैच से तो मुझे बहुत उम्मीद है। रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500, सारे रैंक्स हमें यहीं से चाहिए, ठीक है। रेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है। टीचर के जीवन में कभी रेस्ट होता नहीं है, वैसे तो मैं सच बताऊं तो। आज मैं एक वीडियो देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, उसमें दिखा रखा कि एक टीचर को क्लास तो लेनी है, क्लास तो उसका मेन काम है, उसको क्वेश्चंस भी बनाने हैं, क्वेश्चंस को चेक भी करना है, सॉल्यूशंस भी बनाने हैं, डीबीपीज भी बनानी है, उसको उसको टेस्ट भी बनाने होते हैं, टेस्ट पेपर को चेक भी करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। और गाइडेंस वीडियोस भी बनाने होते हैं, शॉर्ट्स बनाने होते हैं, आपने देखते होंगे यूट्यूब पे लाइव भी जाना होता है, टेलीग्राम पे एक्टिव रहना पड़ता है, डाउट सॉल्व करने पड़ते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता, आज मुझे थोड़ा फील हुआ जब मैंने उस वीडियो को देखा कि यार हम तो बहुत बिजी हैं तो समझ में आया कि यार कभी कभी हमें, जब जैसे आज मैं सुबह से देख रहा हूँ हज़ारों बच्चों के मैसेज और कॉल्स एंड उनके जो विशेज़ आ रही हैं, उनको देख के थोड़ा फील होता है। आई एम लाइक फीलिंग सो गुड, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज यहाँ पे हूँ। मतलब जो भी हूँ आज, जैसा भी हूँ, जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों की वजह से, मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी की वजह से। मैं सोचता हूँ आज भी कि अगर पहले दिन जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इन 2016 में, तब अगर पहली बार ही स्टूडेंट ने कह दिया था कि ना ना समझ नहीं आ रहा है, तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। बट स्टूडेंट ने मुझे एक्सेप्ट किया था। और यू नो, आपको पता है आज पहली बार मैं बता रहा हूँ किसी क्लास के अंदर मैंने जो पहली क्लास पढ़ाई थी वो 110 स्टूडेंट्स की पढ़ाई थी, पहली क्लास। लोग शुरू करते हैं 5 स्टूडेंट से, 4 स्टूडेंट से, 10 स्टूडेंट से। मैंने पहली क्लास 110 स्टूडेंट की पढ़ाई थी, बहुत ही एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ मुझे मौका मिला था। तो 110 स्टूडेंट को पढ़ाया था और उनमें से आज ये समझ लो 15 से 20 बच्चों ने तो मुझे गालियाँ दी होंगी, क्योंकि वो उनकी एज मेरे से काफ़ी ज़्यादा थी। एंड आई वॉज दैट टाइम ओनली 21 ईयर्स का होऊंगा आई थिंक, मैं, मुझे जैसा ध्यान है 21 ईयर्स मेरी एज थी। और मैं काफ़ी यंग दिखता था, काफ़ी यंग, अभी भी यंग ही दिखता हूँ ना तुमको, बूढ़ा बूढ़ा तो नहीं लगता हूँ तुमको। हाँ, तो मैं उस टाइम और भी ज़्यादा यंग दिखता था। तो और उस क्लास को मैंने लिया था, वो असिस्टेंट इंजीनियर की कोई क्लास थी, और उसमें जो एज बैठे थे लोग वो 28, 26, 29 ऐसी एज के लोग बैठे हुए थे। लेकिन बाद में जब उनको मैंने पढ़ाया
और उनको जब समझ में आया तो दे एडमायर मी, तो मुझे बड़ा दिन याद आता है। आज मुझे पहला दिन बड़ा याद आया, ठीक है। वो मुझे बड़ा दिन याद है आज भी कि पहला जो दिन था मेरे करियर में वो बहुत ही टफ था। मतलब ऐसा था कि मेरी तैयारी ये थी कि कुछ दिन बाद मेरी क्लास स्टार्ट होगी, कि यार कुछ दिन बाद क्लास जो है वो शुरू होगी मेरी। बट अचानक से बोला गया कि सर नया बैच लग रहा है, आपको अगर पढ़ाना है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया मुझे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 110 स्टूडेंट की क्लास में मेरा एकदम गला सूख गया था भाई, आप यकीन मानिए। मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों का, आज थोड़ा सा अपने जोन में आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ी ऐसी बातें करूंगा। अभी क्लास ले रहा था, उसमें 3 घंटे लगातार क्लास थी, बीएमसी पढ़ा रहा था, ब्रेक चैप्टर चल रहा है उसमें। तो थोड़ा जोन में आ जाता हूँ अपने में, फिर एकदम देखना माहौल बना दूंगा क्लास का। तो मुझे ध्यान है वो दिन आज भी। तो मैं एक बार जैसे क्लास में गया ना, तो वापस लौट के मैंने पानी पिया थोड़ा सा, मैं पता नहीं कैसा जाएगा दिन, बट देन आई पुट माई 100% एफर्ट्स, और उसके बाद में फिर तो रुके ही नहीं, फिर कभी नहीं रुका, कभी भी। और एक बार गला सूख गया था। एक बार एक एएन की क्लास थी, राजस्थान एएन की, मुझे ध्यान है, जयपुर की बात है। और उसमें हमें 700 प्लस बच्चे बैठे हुए थे क्लास के अंदर, बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा। अगर कोई शायद इस क्लास में हो या आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, या मे बी अगर मुझे ऑफलाइन कभी देखा हो, तो उस बैच को 700 बच्चे बैठे हुए थे उस हॉल के अंदर। बहुत सारी टीवी लगे हुए थे बीच बीच में, देखा होगा अगर आपने ऑफलाइन क्लास में। तो एक बच्चा कह रहा है आपने ये क्यों छोड़ दिया? नहीं बेटा, लाइफ के पार्ट है, हर चीज हर जगह, धीरे धीरे आदमी तरक्की करता है तभी पहुंचता है, छोड़ा नहीं, ठीक है। चलिए, तो बस वैसा ही था। तो ये 700 बच्चे जिस दिन पढ़ाए थे एक बार ऑफलाइन क्लास में, दैट वाज फैंटेबुलस। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये हाईएस्ट था मेरा, दैट वाज द हाईएस्ट, जिसमें ऑफलाइन में 700 प्लस स्टूडेंट। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं किसी सेमिनार में, बहुत बड़े सेमिनार हॉल में क्लास ले रहा हूँ। तो वो काफी बढ़िया था, ठीक है, काफी बढ़िया था। कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किए थे, कहाँ से तो नहीं बता सकता, बट हाँ 2016 में पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2016, आज कितनी होगी, 2024 चल रही है ना अभी, तो 2016 मार्च अप्रैल मई जून, शायद जून से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जहां तक मुझे ध्यान है। 2016 जून से पढ़ाना शुरू किया था, 16 17 फिर 18 19 20 21 22 23 24 जून जुलाई अगस्त, मतलब 8 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए। मैं बहुत यंग दिखता हूँ ना तुम्हें, बट हाँ बेटा, वहां भी हेमंत वहां भी पढ़ाया है बेटा। अंकित सर, अंकित सर कौन से हैं? हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच। हाँ हेमंत कुमार वहां भी पढ़ाया, हर जगह पढ़ाया है। चलो, तो 15 से मैं क्या बता रहा था, हाँ लगभग 8 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए। और बीएमसी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट था जिसको वहां तब लोग पढ़ाया नहीं करते थे, बहुत ही गिने चुने चीजें पढ़ाते थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे। पर मैं शुरू से आरसीसी पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग से आरसीसी एंड एफएम मेरे काफी पार्ट रहे। बीच में मैंने फिर फ्लूट पढ़ाना कम कर दिया था। अंकित गुप्ता, अच्छा अंकित गुप्ता, अंकित गुप्ता सर, ही इज माई स्टूडेंट, यस। अंकित गुप्ता वो मेरा स्टूडेंट है, काफी क्लोज स्टूडेंट है वो मेरा, मतलब काफी क्लोज रहा है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो मेरा स्टूडेंट रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे पढ़ा रहे हैं अभी मार्केट में, लाइक अलग अलग जगह पे। चलिए शुरुआत करते हैं अभी हम लोग बढ़िया तरीके से। हाँ जी, तो शेयर डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं भाई। देखो हमने बीम के बारे में बात करी। आदित्य सर आप इनको जानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जानता, मैंने क्लासेस ली हैं वहाँ पे बहुत सारी, तो क्यों नहीं जानूंगा। नाम तो नहीं ले सकता हूँ मैं यहाँ पे किसी का, बट हाँ मैं जानता हूँ, जानता क्या हूँ, उनके साथ काफ़ी टाइम रहा हूँ और क्लासेस लिए मैंने वहाँ पे काफ़ी। अभी भी आप अगर वहाँ से कोई क्लास देखेंगे तो 5 से 6 सब्जेक्ट मैंने आरआरबी के लिए, आईएएस के लिए वहाँ पे पढ़ाए हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज, सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये आपका बीम है, इस पे एक कंप्रेशन वाला पार्ट और एक टेंशन वाला पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग टेंशन या कंप्रेशन, सिंगली या डबली, जो भी हमारा बीम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले बीम को डिजाइन कर रहे होते हैं। किसके लिए? फॉर बेंडिंग मूवमेंट। जब बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि बीम में जब बेंडिंग आती है तो बेंडिंग होते टाइम कंक्रीट और स्टील ना फिसल रही होती है, तो उसको उस जगह पे हम देखते हैं कि शियर जनरेट हो जाता है। तो शियर से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शियर से बचाने के लिए
शेयर से बचाने के लिए हम लोग उस जगह पर स्टीरअप प्रोवाइड कराते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराएंगे हम यहाँ पर? ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। देखो मैं मेन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहूंगा क्योंकि हम रिवीजन मोड पे हैं अभी। तो ये जो आपके पास में ग्रीन कलर का जो रेनफोर्समेंट दिख रहा है उसको ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कहते हैं, और इसे हम लोग स्टीरअप्स की फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। किसकी फॉर्म में? स्टीरअप्स की फॉर्म में। और इनको अगर मैं साइड के ऊपर बात करूं तो इनको हम लोग रिंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑन साइड इसे हम लोग रिंग्स के नाम से जान रहे होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या इनको रिंग्स के नाम से हम लोग यहाँ पे समझ रहे होते हैं। अब देखो जब इसकी डिजाइनिंग की जाती है तो कैसे डिजाइनिंग की जाती है, आइए जरा समझते हैं कि इसकी डिजाइनिंग की कैसे जाएगी। और डिजाइनिंग से पहले यह भी समझना होगा कि आपको क्या क्या गिवन होता है, आपको क्या क्या गिवन होता है जब आप लोग एक डिजाइनिंग कर रहे हो। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्वेश्चन नहीं सॉरी गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या होता है और हमें निकालना क्या होता है। तो देखो इसके अंदर जो गिवन डेटा होता है वो होता है कि आपको ये बता रखा है कि क्रॉस सेक्शन डायमेंशन आपके पास क्या है। क्रॉस सेक्शन डायमेंशन किसकी? बीम की। बीम के अंदर ही हम लोग बात कर रहे होते हैं। हम लोग स्लैब या फुटिंग के अंदर क्यों नहीं करते शियर डिजाइनिंग? क्योंकि अगर वहां पे शियर डिजाइन, पहली बात तो शियर डिजाइनिंग वहां पे डेप्थ ऑफ द मेंबर को बढ़ा के बचा लिया जाता है। चाहे आप लोगों के पास में स्लैब है चाहे फुटिंग है, तो स्लैब या फुटिंग के अंदर अगर मुझे उसको शियर में बचाना है तो मैं क्या कर सकता हूं उस जगह पे डेप्थ ऑफ द सेक्शन को इंक्रीज करके ही मैं स्लैब या फुटिंग को शियर में बचा सकता हूं। लेकिन इस जगह पर बीम के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें प्रॉपर शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कराना पड़ता है। किसकी फॉर्म में? स्टीरअप की फॉर्म में। साइड पर इसको रिंग के नाम से जानते हैं। गिवन डेटा में बात करूं तो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन यानी कि बी और डी आपको गिवन होता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको गिवन होती है। ग्रेड ऑफ स्टील आप लोगों को गिवन होती है। इसके अलावा एरिया ऑफ द स्टील आप लोगों को गिवन है। अच्छा ये एरिया ऑफ द स्टील क्या चीज है? एएसटी या एएससी दोनों ही आप लोगों को गिवन होती है। ये क्या है? जो हमने लास्ट कल वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। ये किसके कारण से होता है? ये बेंडिंग मूवमेंट के कारण से, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट के कारण से जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट, इसको एएससी या एएसटी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है? शियर फोर्स होगा। वी मतलब शियर फोर्स, वी का मतलब होता है शियर फोर्स। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको शियर फोर्स दिया होता है और कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लोडिंग दी होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इसकी जगह लोडिंग भी दी हो सकती है, और लोडिंग के आधार पर या दिए हुए शियर फोर्स के आधार पर आप लोग शियर स्ट्रेस निकाल रहे होते हो। जब इसकी डिजाइनिंग की बात आती है तो इसका जो अब एम है, जो हमारा मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इस जगह पे मेन इस उद्देश्य है आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या शियर रेनफोर्समेंट को फाइंड आउट करना, ठीक है। शेयर इन्फोर्समेंट। और शेयर इन्फोर्समेंट में हमारा मेन पर्पस क्या होता है वो कोई बताएगा मुझे? अगर मैं शेयर इन्फोर्समेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं मेनली क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं? क्या मैं डाया ऑफ द शेयर इन्फोर्समेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, या फिर क्या मैं इस जगह पर एरिया ऑफ द शेयर इन्फोर्समेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं? क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं? सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे। हमारा मेन पर्पस क्या होता है इस जगह पे फाइंड आउट करने का जब हम लोग शेयर डिजाइनिंग कर रहे होते हैं? चलिए आंसर दीजिए एक बार सभी जल्दी से, एक चाय मंगा लें हम लोग, ठीक है। तो शेयर इन्फोर्समेंट फाइंड आउट करना जो होता है उसमें हमारा मेन पर्पस क्या है उसको भी एक बार जल्दी से बता दीजिए। हमारा मेन पर्पस क्या है जल्दी से प्यारे बच्चे बता देंगे। चाय मंगा दो यार। हाँ, स्पेसिंग, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो मेन पर्पस है ना वो है स्पेसिंग फाइंड आउट करना। इसका मतलब ये होता है कि देखो डाया मार्केट के अंदर जो रिंग्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ना जिनसे हम लोग बांध रहे होते हैं इस बीम को, उनका डाया जनरली फिक्स है, 6 mm 8 mm 10 mm ये फिक्स है आपके पास में। लेकिन मेन क्या है आपके पास? उनको प्रॉपर कितनी स्पेसिंग पर हमें लगाना है। हमारा जो मेन पर्पस है वो है स्पेसिंग। बेटा डाया नहीं है, मृणाल, मृणाल नाम है आपका बेटा, डाया नहीं है फाइंड आउट करना। हमारा मेन पर्पस है स्पेसिंग फाइंड आउट करना। अब इसमें जो स्पेसिंग होती है ना वो 3 तरीके से निकाली जाती है। तीनों तरीके से चीजों को समझाऊंगा, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। सबसे पहले हमारा जो मेन काम है, मेन काम होता है हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना। स्टेप नंबर 1 के अलावा मैं इसमें मैं 1 to 1 लेकर के चलूंगा। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है नॉमिनल शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना। थोड़ा सा स्लो चलूंगा अभी स्टार्टिंग में जब तक मेरे को एनर्जी वापस नहीं आ जाती। नॉमिनल शियर स्ट्रेस बहुत लंबे समय के बाद में क्या हो रहा है, लगातार क्लास ले रहा हूं तो हो जाता है वो थोड़ा सा, पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खींचे जा रहा हूं चीजों को, ऐसा नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को मैं एज अ फैमिली ही कंसीडर किया है हमेशा। नॉमिनल शियर स्ट्रेस की मैं बात करता हूं तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस हम लोग इसको टॉ वी या टॉ वी यू के नाम से जान रहे होते हैं, ठीक है। अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस आप लोगों को मैंने हमेशा बताया कि आईएएस कोड 456 2000 पे जब पेज नंबर 72 पे जाओगे, पेज 72 पर, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला दिखेगा किसका? टॉ वी यू का। और क्या फॉर्मूला होता है? टॉ वी यू या टॉ वी, फॉर्मूला होता है वी यू अपॉन बी डी। क्या है सर? फॉर्मूला इज वी यू अपॉन बी डी।
अब यहाँ पे जो VU है आपके पास में, ये होता है अल्टीमेट शियर फोर्स। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अल्टीमेट शियर फोर्स। मेरे साथ साथ पूरा रिवाइज करते हुए चलिएगा, ठीक है। अल्टीमेट शियर फोर्स ये आपके पास में होता है। कई जगह पे अगर अल्टीमेट शियर फोर्स जनरली निकालना भी हो, अगर मैं सिंपली सेपरेट बीम के केस में अगर मैं निकाल रहा हूँ UDL के लिए, तो WL/2 अक्सर ज्यादातर केसेस में यही आपके पास में होता है, ठीक है। आपको ज्यादा अंदर नहीं घुसना, क्योंकि एग्जाम में इसके अलावा नहीं पूछेगा भी। तो ये हमने निकाल लिया। अब आपका पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है आपके पास में, दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोलते हैं हम लोग टॉ सी मैक्स को। अब टॉ सी मैक्स आपके पास कहाँ मिलेगा? ये आपको मैंने कई बार बता रखा है कि ये भी आपको पेज नंबर 73 पर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? टेबल नंबर 20 में। टेबल नंबर 20 के अंदर जब आप जाएंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अब जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है टॉसी मैक्स, इसका मतलब क्या होता है? पहले मैं आप लोगों को तीनों चीजें समझाऊंगा भी, तो यहाँ पे पहले एक चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। एक चीज को समझ लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। तो अब यहाँ पे देखो पॉइंट क्या आता है, जान में जान आ गई। हाँ, चाय पी लो थोड़ी देर। बट एक बात कहना चाहता हूं आज, कहा नहीं, बहुत कम कहता हूं मैं। अब अपने बारे में बहुत कम बताता हूं क्लासेस के अंदर, बहुत ही कम बात करता हूं अपने बारे में। जब तक चाय पी रहा हूं तब तक ही बात करूंगा। मतलब जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है और आज तक, मैंने आज तक कभी क्लास में बिना मन के नहीं पढ़ाया। अगर नहीं होता ना मेरा मन, जैसे पढ़ाने, ऐसा भी होता है कि कई बार नहीं होता पढ़ाने का मन, है ना, तबीयत ठीक नहीं होती या मन ही नहीं होता, कई बार दिल नहीं होता कि नहीं, मैं छुट्टी ले लेता हूँ, उस दिन बहाना मार देता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ। पर मैंने आज तक कभी ना बिना मन के नहीं पढ़ाया, आज तक कभी नहीं पढ़ाया। कभी तुमको फील भी नहीं हुआ, अगर आप लोगों ने मेरी 10 क्लास भी देखी होंगी ना, कभी आपको फील ही नहीं हुआ होगा कि मैंने बिना मन के पढ़ाया है कभी भी। हो सकता है गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि यार 10 साल 20 साल भी कोई पढ़ा लेगा ना, तब भी गलतियां हो जाती हैं, और मैं एक्सेप्ट करता हूं अपनी गलतियों का। आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने गलतियां एक्सेप्ट नहीं करी अपनी। गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं जिंदगी में, आपसे हो सकती है, मुझसे हो सकती है, इंसान है हम, रोबोट तो है नहीं, हो जाती हैं, और मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूं। बट बिना मन के पढ़ाना टीचर को शोभा देता भी नहीं है, और मैंने कभी पढ़ाया नहीं। और कई बच्चे पूछते हैं सर आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं किया? जो मैंने पहले, मैं LMRC में था जब, मेरे को ध्यान है लास्ट जब मैंने छोड़ा उसको, लखनऊ मेट्रो। तो मेरा पॉइंट ये था, मेरे, आपको पता है मेरे पिताजी मेरे से साल भर तक नाराज रहे कि यार क्यों छोड़ दी तूने ये। उनको ये नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और मैं लंबे समय तक जब पढ़ा रहा था। तो अभी उनको काफ़ी अच्छा लगता है जब वो देखते हैं मुझे, या मुझे जो खुश देखते हैं वो, कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छा आप लोगों के लिए। कि लाखों बच्चों में से हजारों तो ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, तो फायदा तो हुआ होगा, नॉलेज तो हुई होगी जिंदगी में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सारी चीजें। तो आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस जर्नी। मुझे नहीं पता मैं कितने लंबे समय तक पढ़ाऊंगा, और मैं बहुत लंबे समय पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि जब कुछ टाइम बाद जब मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन होने लगेगी, तो उसके बाद में कुछ और नए लोग आ जाएंगे जो मुझसे ज़्यादा बेहतर एनर्जी रखते होंगे, जो मुझसे ज़्यादा बेहतर पढ़ा पाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी ज़बरदस्ती खींचूंगा नहीं अपने आप को कि मैं और पढ़ाता हूँ और पढ़ाता हूँ, पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक समय के बाद में रुक जाऊँगा। इस तरीके की एनर्जी में हो सकता है पढ़ाऊँ, लेकिन किसी लाइक NGO या फिर उस तरीके से जुड़ा रहूँगा, लेकिन हाँ बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ाना चाहता। एनर्जी कम हो जाती है ना एक समय के बाद में, और वो एनर्जी फिर आती नहीं है कभी भी। रुक जाओ जरा, 15 20 30 35, नहीं 15 20 30, 15 20 25 30 35 और 40, ऐसा है मेरे साथ में। आपको मैंने कभी बताया या नहीं बताया कि मेरे फैमिली में सब लोग टीचर्स हैं? बताया आप लोगों को? शायद नहीं बताया होगा। जो बच्चे रेगुलर बैचेस में रहते हैं उनको तो कई एक आध बार मैंने बताया, हमेशा तो नहीं बताया, कि मेरे पिताजी माताजी, मेरे घर में सिस्टर ब्रदर, सब लोग पढ़ाते हैं, हमारे ब्लड में। मेरे दादाजी भी हेडमास्टर थे, आपको नहीं बताया होगा। तो ये मेरे ब्लड में ही है, खून में है पढ़ाना। मेरे ताऊ जी, लाइक मेरे बड़े पापा, ही इज ऑल्सो टीचर। तो सब टीचर हैं, सब लोग वो पढ़ाते ही हैं, शुरू से पढ़ा रहे हैं वो सब। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है साथ साथ में आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ी सी एनर्जी आ जाए,
आप उत्तराखंड से हो? नहीं भाई, मैं यूपी से हूं। बस 2 मिनट खत्म हो जाए, फिर वापस से अपनी कहानी पे आ जाएंगे। आपके दादाजी भी हेडमास्टर थे, चलो अच्छा है। तो हेडमास्टर थे तो अब आपका फर्ज बनता है कि अच्छे इंजीनियर बनो और सेलेक्ट हो जाओ बस एसएससी में। इस बार तुम यार सेलेक्ट हो जाओ, मैं दिल से चाहता हूँ, मतलब मेरी दिली इच्छा है कि इस बैच से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हों। कि मतलब जो सपना लेके आप बैठे हो ना, जो मेहनत आप करो, सच में मैं देखता हूँ दिन रात आप लोगों की मेहनत देखी है मैंने। एंड यू आर डूइंग फैबुलस, यू आर डूइंग सुपर्ब जॉब। बस आप लोग इस बार ना थोड़ी गलतियां कम करना। आज चाय खत्म क्यों नहीं हो रही है? चलिए, यस, नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि सर हमने अभी बीम को समझा। बीम के अंदर दो तरीके का रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल कल समझना सीख लिया, अब हम लोग ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स में क्या होता है, स्टीरअप की बात करेंगे। स्टीरअप को हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको रिंग्स भी बोलते हैं। गिवन डेटा में आपको बता दिया क्या क्या है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो है ये। अब आप ध्यान रखो, एग्जाम के अंदर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऐसा नहीं 3 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है आप लोगों से, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल बना देगा इस जगह से, वीयू अपन बीडी से क्या न्यूमेरिकल बन सकता है वो आपको उठाएगा और दे देगा। दूसरा पॉइंट सुन लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग, ये तो नहीं पूछ सकता आप लोगों से, है ना, ये हो सकता है आप लोगों से वहां पूछ ले सोम के अंदर, लेकिन आरसीसी में नहीं पूछेगा। इसके अलावा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, शायद मेरे हिसाब से इस बार भी आया था ना, ये मेरे हिसाब से इस बार भी आया था आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें पहली बात तो एक क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, देखो 3 नंबर में एक पूछ लेगा कि व्हाट इज द टॉसीमैक्स फॉर M20 ग्रेड या कोई भी ग्रेड, और साथ में पूछेगा एंड ये डिपेंड किसके ऊपर करती है। ठीक है, तो आप बता देगा M20 ग्रेड के लिए 2.8 होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे निकाला है, ये वैल्यू बता दोगे और लिखोगे डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो 2 क्वेश्चन दे दिए, तो आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट के पीछे 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। देखो ये पहली बात तो पेज नंबर 73 टेबल नंबर 20 में लिखा हुआ है, इधर की तरफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इधर की तरफ टॉसी मैक्स आप लोगों का न्यूटन पर mm² के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे M15, 20, 25, 30, 35 और 40 वैल्यू देखेंगे, 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7 एंड 4.0। ठीक है भाई, याद हो गया, मतलब याद तो होगा ही आप लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो 3 चीजें समझाता हूं आप लोगों को। यहाँ पे 3 तरीके का टॉ हम लोग पढ़ेंगे। टॉ मतलब शियर स्ट्रेस 3 तरीके का हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो तरीका था आपके पास में, ये है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा है आपके पास टॉसी मैक्स, मतलब ये क्या है आपके पास में, मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये मैं हमेशा बोलता हूं, ये कौन सी स्ट्रेंथ होती है, ये तोड़ने वाली स्ट्रेंथ है। ये क्या है, ये तोड़ने वाली ताकत। मतलब कैसे सर, देखो वीयू क्या चीज है, वीयू आपके पास में अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड मतलब जो आपका बीम है, जैसे मान लो ये आपका बीम है, इस बीम के ऊपर जो लोड आ रहा है, इस लोड की वजह से जो शियर फोर्स जनरेट होगा, ध्यान से सुनना, ये जो आप लोगों का लोड है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, ये जो आप लोगों का लोड है, इस लोड के अंदर ये जो लोड आ रहा है, इस लोड के कारण से क्या होगा, शियर फोर्स जनरेट होगा जब इस फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा, और शियर फोर्स के कारण से एक शियर स्ट्रेस आएगा। तो कायदे से इस लोड के कारण से ही तो हमारे बीम के अंदर शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और अगर शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो ये शियर स्ट्रेस क्या करेगा, इस बीम को तोड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि तोड़ने वाली ताकत है। और ये क्या है सर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो इस बीम को बनाने में इस्तेमाल की गई है, उसमें मैक्सिमम कितना शियर स्ट्रेस आ सकता है उसके बारे में हमने बात करी है। शियर स्ट्रेस को वो सहन कर सकता है उसके बारे में बात करी है। नेक्स्ट आपके पास में होता है तीसरे टाइप का शियर स्ट्रेस, और उसको बोलते हैं हम लोग डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ का मतलब है ये वो स्ट्रेंथ है जिसके लिए हम लोग
जिसके लिए हमारा जो बीम है वो शियर में सेफ है, मतलब एक तरीके से ये बचाने वाली स्ट्रेंथ हुई। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास में, दिस इज बचाने वाले। हाँ बच्चे, एक बच्चे ने लिखा भी है, इसको हम लोग ये वाली जो वैल्यूज होती हैं 0.63 रूट एफ सी के से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। याद नहीं होंगी तो 0.63 रूट एफ सी के से हम इसको याद कर सकते हैं। एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो टॉसीमैक्स होता है, यहां पे लिख देता हूं, डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या, टॉसीमैक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखें, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, इसको हम लोग टॉसी के नाम से बोलते हैं, टॉसी। ये कहां मिलेगा सर, ये आपको पेज नंबर 73 टेबल 19 के ऊपर, टेबल नंबर 19 के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, एक ऐसी टेबल बनी होगी और उस टेबल में यहां पे एक तरफ लिखा होगा परसेंटेज पीटी, यानी कि टेंशन रेनफोर्समेंट का परसेंटेज, और वो होगा 100 इंटू AST अपॉन BD, ये होगा आपके पास। इधर की तरफ आपके पास में वैल्यू लिखी होंगी, जैसे 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, ऐसी वैल्यूज लिखी होंगी। इधर की साइड लिखा होगा इधर की तरफ लिखा होगा टॉसीमैक्स, टॉसी न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर, और यहां पे लिखा होगा ग्रेड। ठीक है, तो इस जगह पे लिखा होगा M15, फिर M20, M30, M30, M40, इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे नीचे कुछ वैल्यूज लिखी होंगी, जैसे 0.25 परसेंटेज ऑफ द रेनफोर्समेंट के लिए M15 ग्रेड के लिए टॉसी की वैल्यू ये होगी। सेम ऐसे यहाँ पे एक वैल्यू होगी, यहाँ एक वैल्यू होगी, ऐसे कुछ वैल्यूज आप लोगों की लिखी हुई होंगी हर ग्रेड के नीचे। तो इसका मतलब है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा सर, ये दो चीजों के ऊपर। पहला आपके पास होगा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, किसमें दो चीजें तो दिख रही हैं, पहला करेगा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के ऊपर कि कॉन्क्रीट की ग्रेड कौन सी है, और दूसरा डिपेंड करेगा परसेंटेज पीटी के ऊपर। परसेंटेज पीटी होता है 100 इंटू AST अपॉन BD। इसका मतलब है पूरा का पूरा जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है, इसका मतलब क्या है, जो पूरा का पूरा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है, उस इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन के अंदर, ध्यान से सुनना, उस इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन के अंदर कितना एरिया ऑफ द स्टील आप लोगों का प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, कितना स्टील उसमें डाला गया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द परसेंटेज पीटी। दो चीजों के ऊपर आपका ये डिपेंड करेगा। बात क्लियर होगी सर यहां तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सी स्ट्रेंथ है इसको भी समझिए। ये आप लोगों की जो टॉसी होती है ना, टॉसी, ये आपके पास में बचाने वाली स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है, बचाने वाली स्ट्रेंथ। क्या होती है सर, ये बचाने वाली स्ट्रेंथ होती है। तो देखो, टॉवी तोड़ने वाली स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल लोड आ रहा है तो उसके कारण से शियर आएगा, शियर के कारण से बीम फेल हो रही होगी। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट के आधार पर आने वाले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, और ये क्या है, ये बीम को शियर में बचाने वाली स्ट्रेंथ है आपके पास। तो एक तोड़ने वाली, ये मैक्सिमम, और ये बचाने वाली। कहानी क्लियर। अब थोड़ी सी बात सुनेंगे जो कि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत क्लियर है। मैं इसको एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट की तरह ही कंसीडर कीजिएगा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट की तरह ही इसको कंसीडर कीजिएगा प्लीज। देखिए, अरे हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह कंसीडर करेंगे इसे। सबसे पहले क्या होता है आपके पास में, और फेलियर्स वगैरह देख लिए होंगे, डायगोनल कंप्रेशन, डायगोनल टेंशन फेलियर होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, अब हम लोग मेन चीजों पे फोकस करेंगे। अब लाइन टू लाइन तो पढ़ा नहीं सकते बेटा अभी। देखो, सबसे पहले आपके पास में आता है, यदि मान लीजिए अगर टॉसी मैक्स की वैल्यू बड़ी है टॉ वी से, तो उस जगह पर कोई डायगोनल कंप्रेशन फेलियर नहीं होगा। नो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, कोई डायगोनल कंप्रेशन फेलियर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि आपके पास में टॉसी मैक्स की वैल्यू बड़ी हो जाती है टॉवी से, उल्टा हो जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होगा। अब इसको बचाएंगे कैसे, इस केस में आप लोग क्या करोगे, रीडिजाइन द सेक्शन को रीडिजाइन करोगे, रीडिजाइन द सेक्शन को रीडिजाइन करोगे। एनी हाउ अपने को टॉसी मैक्स को ज्यादा ही रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट और समझते हैं, एक बार समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तीसरा पॉइंट है, अब टॉवी और टॉसी के बीच में, यदि मान लो टॉसी की वैल्यू टॉवी से ज्यादा है, क्या है, अगर आपके पास में टॉसी की वैल्यू, टॉसी का था डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, टॉवी से ज्यादा है, इसका मतलब सुनो, टॉसी क्या थी, बचाने वाली स्ट्रेंथ, टॉवी क्या है,
तोड़ने वाली स्ट्रेंथ। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, रट्टा नहीं मानना, समझ लेना। अगर आप लोगों को ये समझ में आता है कि तोड़ने वाली और बचाने वाली स्ट्रेंथ क्या है तो उससे चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो, अच्छा इधर कर दिया कि मैंने, सॉरी। हाँ चलो एक क्वेश्चन बताओ अभी मुझे। क्वेश्चन आपके पास ये है कि यदि बचाने वाली स्ट्रेंथ तोड़ने वाली स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो कंडीशन सेफ है कि अनसेफ है? ये आंसर दे दो बस मुझे। तोड़ने वाली जो आपकी स्ट्रेंथ है, तोड़ने वाली जो स्ट्रेंथ है, इससे बचाने वाली स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये कंडीशन सेफ कंडीशन है कि डेंजर कंडीशन है? जल्दी से आंसर दो। तो आप बोलेंगे सर ये सेफ कंडीशन है। सेफ का मतलब क्योंकि बचाने वाली ताकत ज्यादा है, तोड़ने वाली ताकत कम है, तो इसका मतलब यहां पर कोई फेलियर नहीं होगा। कौन सा? नो डायगोनल कंप्रेशन, सॉरी नो डायगोनल टेंसाइल फेलियर, नो डायगोनल टेंसाइल फेलियर, कोई डायगोनल टेंसाइल फेलियर इस जगह पर नहीं होगा। क्योंकि सर होगा कैसे? क्योंकि यहां पे तो आपके पास डायगोनल टेंशन आएगी नहीं, क्योंकि तो सेफ कंडीशन बन गई। लेकिन अगर चौथी कंडीशन उल्टी आ गई, मैं यानी कि अगर आपके पास में टॉसी की वैल्यू ज्यादा आ गई, सॉरी टॉसी की वैल्यू कम होगी, किससे? टॉवी से। टॉवी कौन सी थी? तोड़ने वाली स्ट्रेंथ। टॉसी कैसी थी? बचाने वाली स्ट्रेंथ। ऐसा हो गया तो क्या होगा? इस जगह पर डायगोनल टेंसाइल फेलियर देखने को, डायगोनल टेंसाइल फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अब इसमें एक एरो लगा के कुछ बातें समझाता हूं। मान लीजिए मैं ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये वाली कंडीशन की। अगर मान लीजिए कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें डायगोनल टेंसाइल फेलियर नहीं आ रही। पहली बात तो ये समझो, दो तरीके की मेन फेलियर के बारे में बात करते हैं। एक होता है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, दूसरा होता है डायगोनल टेंसाइल फेलियर। देखो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर को तो डिजाइन जब कर रहे होते हैं उसी टाइम पर सेक्शन को रीडिजाइन करके बचा लेते हैं। लेकिन डायगोनल टेंसाइल फेलियर जो होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। मतलब मेन जो आपके पास जिसकी वजह से हम लोग शियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई पूछे कि मेन किसकी वजह से हम लोग शियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो आप आंसर दोगे डायगोनल टेंसाइल फेलियर की वजह से हम लोग शियर डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो अगर डायगोनल टेंसाइल फेलियर की वजह से अगर हम लोग शियर डिजाइनिंग कर रहे हैं तो सर यहां पर अगर वो फेलियर नहीं आ रहा, फिर भी मैं बीम को बचाने के लिए शियर में या मिनिमम शियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर मैं मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराता हूं। क्या करता हूं? मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराता हूं। ये क्या होता है सर? ये होता है आपके पास में ASB अपॉन B डॉट SP शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। बात आई समझ में? अच्छा ये तो शियर के अंदर है। मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं, जब आप लोग पुराने वाले इसको ही देख रहे होंगे, तो जब मैंने बीम पढ़ाया था कल वाली क्लास में, तो आप लोगों को यहाँ पे जब बीम पढ़ा रहा था लास्ट वाली क्लास के अंदर, तो लास्ट वाली क्लास में ये आप लोगों को पता था ना कि बीम के अंदर जो मिनिमम रेइंफोर्समेंट होता है, मिनिमम रेइंफोर्समेंट, ये लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट इन बीम, बीम के अंदर मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट क्या है, कल वाले नोट्स में ऐड कर रहा हूं, बाद में एक साथ देखोगे तो उसको। तो आपके पास में क्या होता है फॉर्मूला 0.85 अपॉन FY इंटू BD। ये आपके पास फॉर्मूला होता है ए मिनिमम का। ए मिनिमम, मिनिमम एरिया ऑफ द रेइंफोर्समेंट क्या होता है? 0.85 अपॉन FY इंटू BD। ये होता है आपके पास में। और इसकी एक फिर आपके पास में क्या होती है, एक टेबल भी बना लेते हैं। तो टेबल बताता हूं। तो एक ग्रेड ऑफ स्टील है आपके पास, इधर आपके पास में क्या है? ए मिनिमम की वैल्यू है। तो जब इसकी वैल्यू निकालते हो FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है सर? इसकी वैल्यू बताएंगे सबसे पहले। पता है आप लोगों को कितनी वैल्यू होती है? ये बात बताएंगे जल्दी से एक बार पहले कि ये वाली वैल्यू क्या होती है बेटा? ये वाली वैल्यू पता है आप लोगों को कि नहीं पता? याद है भाई ये वाली वैल्यू? कैसे निकालते हैं एक थोड़ा आइडिया दे दूं। जैसे मान लो FE 250 के लिए निकालना है तो ए मिनिमम क्या आएगा सर? ए मिनिमम आएगा आपके पास 0.85 अपॉन 250 इंटू BD। ये बना आपके पास में। तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? तो ये वैल्यू बनेगी सर 0. पहली बात आएगी 0.35% ऑफ BD, या 0.0035 टाइम्स ऑफ BD आपके पास वैल्यू बन जाएगी। या फिर ये लिख दो, या फिर इसकी जगह 0.0035 टाइम्स ऑफ BD लिख सकते हैं। इसको क्या लिखोगे? 0.20% ऑफ BD, या फिर लिख सकते हो 0.0020% 0020 टाइम्स ऑफ द BD, या लिखोगे 0.17% ऑफ BD। इसका मतलब हो गया 0.0017%, 0.0017 टाइम्स ऑफ द BD। ये आपके पास वैल्यू होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये सॉरी ये 34 होती है, 34, 35 नहीं, 34, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई हमसे।
ठीक है, हाँ 0.34 होती है आपके पास में। तो 0.34, 0.20 और 0.17% ऑफ बीडी आपके पास देखने को मिलता है। और यहीं पर मैं मैक्सिमम के बारे में अगर बात करूंगा तो जो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है वो आपके पास कितना होता है, ए मैक्स इज इक्वल्स टू 4% ऑफ द बीट और डी, या फिर 0.04 टाइम्स ऑफ बी इंटू डी। ये आपका कंप्रेशन और टेंशन दोनों में होता है, कंप्रेशन और टेंशन दोनों के अंदर। कंप्रेशन में भी 4%, टेंशन में भी 4%, यानी कि 8% ऑफ बीडी आपके पास टोटल हो जाएगा, 8% ऑफ द बीडी। ठीक है, 8% ऑफ द बीडी। ये क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चल रहा था वही जहां पे हम लोग आ रहे थे अभी, ये रहा। तो भाई साहब ये मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट है, वो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, ध्यान रखना। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट अलग होता है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट अलग होता है। तो ये मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट है, मतलब अगर मेरा बीम शियर में सेफ है, शियर में सेफ है, तब भी मैं क्या करूंगा, वहां पे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमारा मेन पर्पस क्या होता है इस जगह, एसवी को फाइंड आउट करना। देखो ग्रेड ऑफ कंक्रीट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होता है, बी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होती है। ये एएसवी क्या है, एएसवी होता है आपके पास में एरिया ऑफ द स्टीरअप्स, एरिया ऑफ स्टीरअप्स। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी होगा, जनरली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टू लेग्ड, जनरली हम लोग टू लेग्ड 8 mm डाया स्टीरअप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टीरअप का। आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, कितना वाहियत क्वेश्चन पूछा था एक बार आरआरबी ने, बताता हूं। कल मैं आरआरबी के क्वेश्चंस को देख रहा था ताकि मैं कुछ और आप लोगों के लिए कर सकूं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए कर सकूं जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने देखा एक क्वेश्चन पूछ रखा था आरआरबी में, शायद 2015 या 2019 की बात है, कि आरसीसी के अंदर डाया ऑफ बार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी स्मॉल डी, ऑप्शन सी फाई, ऑप्शन डी पाई। बताना जरा क्या आंसर आएगा। तुम सोच रहे हो ये क्वेश्चन था उसमें कि आरसीसी के अंदर डाया ऑफ द बार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन आया था। बताओ, कमाल हो गया। मतलब तुम आरआरबी के सारे क्वेश्चन उठा के देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा क्या मजाक चल रहा है, इतने आसान लगेंगे तुमको। ये क्वेश्चन आया था भाई एग्जाम के अंदर, तो आंसर क्या आएगा, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी में, तो काफी मुझे शर्म आई, मैं क्या ऐसे क्वेश्चन पूछता है आरआरबी। ठीक है, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर बता दीजिए सर। ठीक है बेटा, इसको ही बता देंगे। ओके चलिए अब देखते हैं सर। तो टू लेग्ड 8 mm डाया स्टीरअप का ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी टू लेग्ड एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसको एएसबी निकालेंगे हम लोग 2 टाइम्स, टू लेग्ड की वजह से 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 100.5 mm स्क्वायर आती है लगभग। आप इसको याद भी रख सकते हैं, कई जगह न्यूमेरिकल में काम आ सकती है। तो ये तो था भाई पहली इस वाली कंडीशन के बारे में। इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, लेकिन अब क्या करें। अगर मान लो फेल हो गया, डायगोनल टेंसल में फेल हो गया, तो क्या करना पड़ेगा भाई। देखो जब फेल नहीं हो रहा था तो इसका मतलब फालतू में क्यों मैं शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराऊंगा जब फेल हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में डायगोनल टेंसाइल फेलियर आ गया, भाई साहब ये सबसे खतरनाक फेलियर है। क्या है ये, सबसे खतरनाक फेलियर है। और कितने डिग्री पर बनता है बेटा, 45 डिग्री एंगल पर आप लोगों को ये फेलियर देखने को मिलता है। मतलब मान लीजिए आपके पास में ये आप लोगों का कोई बीम है और इस बीम में आपके पास ये आपके मेन बार्स हैं और मेन बार्स को आप लोगों ने स्टीरअप से बांधना है। तो क्या होगा, जब बीम में लोडिंग आएगी ना, तो लोडिंग के टाइम पे क्या होगा, इस जगह पर क्रैक्स जनरेट होंगे, डायगोनल क्रैक्स जनरेट होंगे। कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। इधर से भी 45 डिग्री एंगल पे आपके क्रैक्स जनरेट होंगे। तो इनसे बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इनको बांधना पड़ेगा। किससे बांधेंगे हम लोग, स्टीरअप से फिर इनको बांधेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नर्स जो होते हैं ना, यहाँ तक जहां तक 45 डिग्री एंगल आ रहा है, यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको पास बांधते हैं। इधर भी यहाँ तक हम लोग इनको पास बांधते हैं। कितनी डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। डी क्या आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ। और बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला जो हिस्सा है
इसके अंदर सर हम इनको दूर दूर बांधते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस जगह पर मिनिमम, ये जो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये आपका मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, ये जो आप लोगों का हमने यहां पढ़ाया था आपको अभी। और ये क्या है सर? ये आपके पास में मेन शियर रेनफोर्समेंट है, मेन शियर रेनफोर्समेंट, जो कब कब प्रोवाइड कराऊंगा मैं, वो मैं इस केस में प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर मान लो डायगोनल टेंसाइल फेलियर आ गया है, तो डायगोनल, और देखो यहाँ पे फ्लेक्सर क्रैक्स जो होते हैं, फ्लेक्सर क्रैक्स यहाँ पर आते हैं 90 डिग्री पर, ध्यान रखना। इसमें कोई पूछे, ये तो आपके पास क्या है, जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल टेंसाइल क्रैक्स, डायगोनल टेंसाइल फेलियर, ठीक है। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो व्हाइट कलर वाले दिख रहे हैं आप लोगों को, इसको बोलते हैं डायगोनल, सॉरी, दीज आर द फ्लेक्सर क्रैक्स, फ्लेक्सुरल क्रैक्स 90 डिग्री पर बनते हैं बेटा। ये आपके आ रहा है मजा पढ़ने में? चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो आपके पास क्या क्वेश्चन था, हाँ, डायगोनल टेंशन जो होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। तो एग्जाम में आंसर देना है कि डायगोनल टेंसाइल के लिए हम लोग बेंट अप बार्स प्रोवाइड कराते हैं। चलिए बेंट अप बार का भी कहानी आगे आपको बताऊंगा, पहले तो ये समझाता हूं कि भाई ये जो कंडीशन बनी, इस केस में हम क्या करेंगे। तो यहां पे आगे लिख रहा हूं मैं कि यदि अब ये बन गया कि इफ आपके पास में टॉ वी की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, बड़ी हो गई टॉ सी से, तो इस केस में तो फेलियर होगा। फेलियर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी विल प्रोवाइड shear reinforcement, we will provide shear reinforcement in the form of stirrups। तो हम लोग स्टीरअप की फॉर्म में यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे। किसकी फॉर्म में? स्टीरअप्स की फॉर्म में रेनफोर्समेंट अब हमें प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में 3 फॉर्मूला होते हैं आपके। पहला आपके पास में है, दैट इज द वर्टिकल स्टीरअप्स। सबसे पहले वर्टिकल स्टीरअप के केस में लेकर के चलेंगे। वर्टिकल स्टीरअप के केस में क्या होता है, तो सिर्फ ध्यान रखें, पेज नंबर 73 पे आप जाइएगा, पेज नंबर 73 पे आप जाइएगा। उसमें लिखा हुआ है VUS इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू ASB डॉट डी अपॉन SV। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहां से आप लोग क्या करते हो, SV को फाइंड आउट करते हो। अब आपको चीजें समझाता हूं, जैसे कि देखो FY क्वेश्चन में गिवन होता है, ASB अभी आपको बताया था 2 लाइट 8 mm डायाफार जनरली हम लोग यूज करते हैं, और ASB की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 100.5 के आसपास आती है, या फिर जो क्वेश्चन में दे रखी हो तो उसके आधार पर देख सकते हो। D आपके पास इफेक्टिव डेप्थ है, क्वेश्चन में दे रखा होता है। अब मेन हमारा पर्पस क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना होता है VUS क्या चीज है। तो इस जगह पे जो VUS होता है आपके पास में, ये होता है दैट इज द डिजाइन शियर फोर्स। क्या है? डिजाइन शियर फोर्स। अब इसके बारे में ना IS कोड में पेज नंबर 73 पर ही लिखा हुआ है। अब तुम बोलोगे तो कितना लिखा हुआ है पेज नंबर 73 पे? सब कुछ लिखा हुआ है बेटा, छोटा छोटा लिखा होता है ना IS कोड में। तो पेज नंबर 73 पे VUS का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज VUS इक्वल्स टू VU माइनस टॉ सी इंटू BD। क्या लिखा हुआ है? VU माइनस टॉ सी इंटू BD, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको आप चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे सर? लिख सकते हो VUS इज इक्वल्स टू टॉ वी माइनस टॉ सी इंटू BD। अब आपने कहा सर कैसे लिखा आपने इसको, तो देखो ऐसे लिखा मैंने। ये आता है कई बार, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से कई बार एग्जाम में क्या हो जाता है, VUS का ही फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है VUS का ही फॉर्मूला पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो VUS का फॉर्मूला पूछा तो इसमें कैसे पता चलेगा कि सर ये VUS निकाला कैसे आपने, या इस फॉर्मूले को देखो, ये तो लिखा हुआ पेज नंबर 73 पे, लेकिन इससे ये कैसे बना। अरे भाई VU होता क्या है, VU को क्या मैं लिख सकता हूं, फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अगर ये VU है, U है यहाँ पे, तो उसको मैं VU फॉर्मूले पे जाओ, तुम इस वाले फॉर्मूले पे जाओ, तो मैंने क्या लिखा था, VU क्या होगा, टॉ वी इंटू VD तो होगा। तो मैंने यहाँ पे यही तो लिखा, टॉ वी इंटू VD। यहाँ पे ऑलरेडी टॉ सी इंटू VD था, VD दोनों में कॉमन आ गया, टॉ वी माइनस टॉ सी इंटू BD बन गया, दैट्स इट। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम लोग अगर ये वाला स्टीरअप नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं वर्टिकल, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है, हमारा मेन पर्पज है स्पेसिंग को फाइंड आउट करना। तो अगर एक स्पेसिंग, तो मान लो क्वेश्चन यहीं पर खत्म करना है मुझे, यहीं पर कि यहाँ पे कोई डायगोनल टेंसाइल फेलियर नहीं है, हमें शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड ही नहीं कराना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, SB निकालो और काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, हमारा फेलियर आ गया, डायगोनल टेंसाइल फेलियर आ गया, इसमें क्या आ गया हमारे पास में, डायगोनल टेंसाइल फेलियर आ गया। तो अगर डायगोनल टेंसाइल फेलियर आ गया है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, उस सिचुएशन में आप वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड कराओगे वर्टिकल फॉर्म में, या फिर वर्टिकल फॉर्म में नहीं प्रोवाइड कराना तो उसको बेंट अप फॉर्म में बोल दोगे,
बेंट अप या इंक्लाइंड, सॉरी इंक्लाइंड, नॉट बेंट अप, इंक्लाइंड फॉर्म में आप लोग प्रोवाइड करा दोगे तो इंक्लाइंड स्टीरअप, ठीक है, इंक्लाइंड स्टीरअप। अब इंक्लाइंड स्टीरअप में है कुछ नहीं, सिंपली समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके मेन बार्स हैं। अब मेन बार्स को जब हम लोग बांध रहे हैं स्टीरअप से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको बेंड कर दे रहे हैं, बस बस इतना। और कितने एंगल पे बेंड कर रहे हैं सर, 45 डिग्री एंगल पे हम इसको बेंड कर रहे हैं, बस इतना। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा बहुत आसान है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये भी याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा सर, वी यू एस इक्वल्स टू 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस बी डॉट डी अपॉन एस वी, ये तो सेम रहा फॉर्मूला। ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। अब यहाँ पे साइन अल्फा, अल्फा क्या है आपके पास में, अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री। अगर कुछ नहीं दे रखी हो तो, अगर मान लो एग्जाम में नहीं दे रखी हो तब आपके पास में ये वैल्यू होती है, अगर दे रखी है तो फिर वो अल्फा की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले लोगे। 30 डिग्री दे दी मान लो तो उसके आधार पर आप लोग ले लोगे। तीसरा आपके पास में होता है बेंट अप बार्स का। हम लोग यहाँ पे एक और तरीके से शियर को बचा सकते हैं, या फिर कह सकते हो डायगोनल टेंसाइल फेलियर को बचा सकते हैं, डायगोनल टेंसाइल शियर को बचा सकते हैं, एंड दैट इज द बेंट अप बार्स। अब बेंट अप बार्स क्या होते हैं सर, देखिए बेंट अप बार समझाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास में कोई बीम है, ठीक है, ये इसके सपोर्ट्स हैं। अब इस बीम में कुछ मेन बार्स होंगे, तो जो आपके मेन बार्स हैं वो ये हैं, मान लीजिए मेन बार्स। अब नीचे क्या हुआ, नीचे टेंशन वाले पार्ट में आपने 4 बार्स प्रोवाइड करा रखे थे। चलो अगले वाले पेज में थोड़ा आइडिया देता हूं, उसको समझाता हूं। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में बीम है आपकी, चलो मुझे एक बात बताओ, इसका बीएमडी कैसे बनेगा। इसके ऊपर यदि मान लो लोडिंग लगा देता हूं मैं, ये लोडिंग लगा दी मैंने W किलोन्यूटन पर मीटर की, तो जब इसका बीएमडी बनेगा तो बीएमडी ऐसे बनेगा ना भाई, तो आप बोलोगे सही बात है सर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे आ रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो हिस्सा है ना बीच वाला, कौन सा, ये वाला, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं किनारों की तरफ जा रहा हूं बेंडिंग मोमेंट आपका घटता 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 हुआ जा रहा है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, यहां से यहां तक का, ये मैक्सिमम मूवमेंट, जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। या फिर कहोगे ये जो अनसपोर्टेड पार्ट होता है ना, अनसपोर्टेड पार्ट, ये वो अनसपोर्टेड पार्ट, ये वो पार्ट होता है जहां पर बेंडिंग का जो प्रभाव आएगा अपनी बीम के ऊपर, उसमें फेलियर देखने को मिलेगा, मतलब बेंडिंग की वजह से बीम फेल हो रही होगी। तो मुझे असली में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने हैं वो तो यहां पर ही प्रोवाइड कराने चाहिए ना। लेकिन आप देखते होंगे इन सरियों को हम लोग आगे तक ले जाते हैं, आगे तक लेके जाते हैं। मान लो एक सरिया यहाँ पे, 2 सरिये प्रोवाइड करा दिए, 3 सरिये प्रोवाइड करा दिए, 4 सरिये प्रोवाइड करा दिए, तो हम क्या करते हैं उनको आगे तक ले जाते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा, क्या आपको एक ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि सर इसमें 4 सरिये मैंने प्रोवाइड, चलो लेके तो चला गया मैं, लेकिन हो सकता है सर कि जो मेनली जो मूवमेंट आ रहा था, हम इसको क्यों प्रोवाइड कराते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, बेंडिंग से बचाने के लिए। सर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो इधर आ रहा था, फिर आप यहां भी उतना ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हो और यहां भी, तो ये तो अनफेयर हो गया ना। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, पहली बात तो कॉस्ट बढ़ा रहे हो, पहली बात तो आप कॉस्टिंग बढ़ा रहे हो, और दूसरी चीज आप क्या कर रहे हो, इस जगह पे सर डेड लोड को भी बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो, इस जगह पे जो आपका स्ट्रक्चर है उसके डेड लोड को भी बढ़ा रहे हो, आप उसकी कॉस्टिंग को भी बढ़ा रहे हो सकता है कुछ लोगों को नई चीज सीखने को मिली हो, ठीक है, तो कॉस्टिंग को भी बढ़ा रहे हो, डेड लोड को भी। तो हम लोग क्या करते हैं इस जगह पर, जैसे आप लोगों के 4 मेंबर्स थे, अब मान लो इन 4 मेंबर्स में से, 4 मतलब मेंबर मतलब 4 आपके पास जो सरिये थे, इन 4 सरियों में से 2 सरिये तो काम के हैं, तो 2 सरिये तो हमने पूरा आगे तक ले गए इनको, ऐसे 2 सरिये तो हम ले गए। लेकिन बाकी के जो 2 सरिये हैं ना वो हमने फालतू में प्रोवाइड करा रखे। तो मैं क्या करता हूं, जैसे एक सरिया मैंने यहां तक तो लिया क्योंकि यहां तक आपका मूवमेंट आ रहा था, बेंड मूवमेंट, उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसको बेंड कर देता हूं ऐसे, इसको मैं ऐसे बेंड कर देता हूं। तो इसमें होता क्या है, आपको पहली बात तो आपको अलग से आपको बेंट अप बार नहीं प्रोवाइड कराने पड़ते, या फिर अलग से आपको शियर बचाने के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कराना पड़ता, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये वाला बार आपके पूरे तरीके से काम आ गया। तीसरी चीज ये है कि आपकी कॉस्टिंग बच गई, इससे फायदा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से 2 बार्स थे ना हमारे पास, तो उन दोनों बार्स को क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग बेंड कर देते हैं। तो अभी बताओ कॉन्सेप्ट एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेंट अप बार का, क्यों प्रोवाइड कराया जाता है बेंट अप बार। तो बेंट अप बार हम लोग इस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, और बेंट अप बार का जो फॉर्मूला होता है, ये आपको मैं फॉर्मूला भी लिख के बता रहा हूं, इसमें इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं कि बेंट अप बार्स हैं आपके, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो VUS का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आया समझ में, जल्दी से थम्स अप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो। दैट इज 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ASB डॉट डी साइन अल्फा, ये आपका फॉर्मूला होता है।
एक मिनट रुकना, मुझे याद करना पड़ेगा। इसमें फॉर्मूले में डी होता है क्या? ASB.D साइन अल्फा, मेरे हिसाब से तो डी नहीं होता। मतलब आप लोग भी कंफर्म कर दीजिए मुझे कि डी होता है क्या इस वाले फॉर्मूले। मतलब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कई बार ऐसा हो जाता है कि याद करते टाइम नहीं होता। मेरे हिसाब से तो मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि डी होता है कि नहीं होता। हाँ बेटा, ऑल्टरनेट में बेंड करते हैं, ऑल्टरनेट में डी नहीं होता ना इसके अंदर। यू बेंड्स एन एफ इनटू ASB डॉट साइन अल्फा डी। डी क्या होगा? डी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से ना, इसमें डी नहीं होता। ASB 0.87 एफ बाई इंटू ASB डॉट साइन अल्फा, यही होता है, डी नहीं होता इसके अंदर मेरे हिसाब से तो। बाकी आप भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन भी आता है, आप बेंट अप बार्स वर्टिकल्स को आप एक साथ प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है, करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ नहीं होता है सर, बिल्कुल बेटा, हटा दिया। इसीलिए कुछ भी गलत लिखता हूं तो वो आइडिया लग जाता है कि यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ में यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर? नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में है कि अब IS कोड के आधार पर कुछ मैक्सिमम स्पेसिंग का भी क्राइटेरिया दे रखा है कि मैक्सिमम जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग का भी एक क्राइटेरिया आप लोगों को दे रखा होता है। वो क्या होता है सर मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया? इसको भी देख लेते हैं। ये होता है सर, अगर आप लोग मान लीजिए वर्टिकल स्टीरअप के लिए बात कर रहे हो, किसके लिए? वर्टिकल स्टीरअप के लिए। तो वर्टिकल स्टीरअप के लिए आपके पास में ये होता है 0.75 टाइम्स ऑफ डी एंड 300 mm। इनमें से जो भी आपके पास में मिनिमम है उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आपके पास में होता है वर्टिकल के बाद में इंक्लाइंड या बेंट अप दोनों के, या इंक्लाइंड के लिए। इंक्लाइंड के लिए क्या होता है? दैट इज डी और डायरेक्ट होता है डी और 300 mm। इन दोनों में से जो भी आपके पास में मैक्सिमम सॉरी मिनिमम है उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया? हाँ बहुत सुंदर। अब पॉइंट आता है, कई बार आप लोगों से ये पूछ लेता है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट सेक्शन क्या होता है। डिजाइन, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पे आप लोगों की डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट सेक्शन। सपोर्ट सेक्शन की डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होती है? सपोर्ट सेक्शन की, इसका मतलब ये है, सिंपल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो, कि ये जो हमारा सपोर्ट होता है, अब मेनली जो रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है ना, वो सपोर्ट पर ही प्रोवाइड कराया जाता है। जो ये सपोर्ट होता है मेनली जो हम लोग पास पास बांधते हैं वो सपोर्ट पर बांधते हैं। ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि देखो मैं क्यों कर रहे हैं ऐसा, मैं आप लोगों को उसका रीजन भी बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो बीम होती है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे सर इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो ऐसा बनता है, ऐसे ही तो बनता है शेयर फोर्स डायग्राम। तो आप मुझे एक बात बताएं, शेयर फोर्स डायग्राम मैक्स कहां पे है? इस जगह पर मैक्स शेयर फोर्स, यहां पे मैक्स शेयर फोर्स। तो जिस जगह पे शेयर फोर्स मैक्स होगा, जिस जगह शेयर फोर्स मैक्स होगा, कौन से हिस्से में होता है? इस हिस्से में, यहां पे इस हिस्से में। तो जिस जगह पर शेयर फोर्स मैक्स होगा, क्या हो गया भाई पीयूष शुक्ला? शुक्ला जी क्या हो गया, कैसे? अच्छा, गिरगिट को पढ़ के क्या? अरे तुम काहे इतना मूड खराब कर रहे हो? कौन सा तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम गिरगिट था यार? तुम्हारे साथ गलत हो गया है क्या कुछ, जो गिरगिट तुम्हें पसंद नहीं आ रहा भाई? ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो तुम्हारे साथ? हो जाता है कई बार, बता दो, कुछ हो गया हो बाद में बता नहीं पा रहे हो। एक कह रहा है घिनाती है नाम पढ़ के। अरे भाई तुम ऐसे कहाँ, ये बच्चे में भी इतनी ताकत है देख लो कि ये हेट को भी एकदम सहन कर रहा है। यस, मुझे लोग हेट करें, कुछ भी हो जाए। चलिए आज मैं नेट को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, ये फ़ोन जो है शांत नहीं हो रहा है, बाद में देखूंगा क्योंकि डिस्टर्बेंस थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है इससे। चलिए हाँ जी, चलो तो मैं क्या बता रहा था कि बीम जो है भाई, इसका मैक्सिमम शेयर फोर्स जो होता है वो यहाँ होता है और यहाँ होता है। तो जिस जगह पर मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा भाई, सीधी सी बात है, देखो मैक्सिमम शेयर फोर्स जहां पर होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी वहीं होगा, तो मैक्सिमम फेलियर भी वहीं होगा।
तो मुझे बचाना भी वहीं पड़ेगा, तो मैं पास पास कहां बांधता हूं, सपोर्ट्स के पास, और बीच वाले हिस्से में क्या करता हूं, मैं इनको दूर दूर बांधता हूं। ये बात आपको पता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पेसिंग होती है, जो स्पेसिंग होती है वो आप लोगों की मैक्सिमम स्पेसिंग कहां पर होती है, सेंटर पे, नियर सेंटर, नियर द सेंटर, नियर सेंटर, सेंटर के पास में, मतलब सेंटर पे वाले हिस्से पे, या सेंट्रल पार्ट लिख देता हूं, सेंट्रल पार्ट पे आप लोग दूर दूर बांधते हो इनको। क्यों? क्योंकि उस जगह पे उतना ज्यादा शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस नहीं आ रहा होता, लेकिन उस जगह पे तो बेंडिंग ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं स्पेसिंग की बात करूंगा कि मिनिमम स्पेसिंग कहां पे होती है, कम पास पास कहां पे बांधते हैं, तो ये हम लोग नियर द सपोर्ट करते हैं, ऐसा नियर द सपोर्ट, सपोर्ट के पास में इसको मिनिमम रखते हैं हम लोग, मतलब पास पास बांधते हैं। और सेंटर वाले पार्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग दूर दूर कर रहे होते हैं। एक चीज मैं बता रहा था, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट सेक्शन। ये जो सपोर्ट सेक्शन है, अब इसकी डिजाइन स्ट्रेंथ तीन चीजों से मिलकर के बनी है। आपने अभी देखा, एक तो मैं वर्टिकल टाइप से रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा सकता हूं, ठीक है, मतलब इस जगह पे मैं लिख रहा हूं इसको, इसकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट सेक्शन क्या होता है, दैट इज द VUS प्लस VUB प्लस VUC। इसका मतलब है क्या, देखो VUS का मतलब आपके पास में क्या है, VUC का, पहली बात तो VUC का मतलब क्या है आपके पास, VUC का मतलब है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट सेक्शन, यानी कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब डिजाइन स्ट्रेंथ का मतलब VUC किस में आता था, टॉसी वाला जो फॉर्मूला है उसी में तो VUC वर्ड दिखता था हमको, तो VUC टॉसी से रिलेटेड है, मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ। अब डिजाइन स्ट्रेंथ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती थी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज PT। तो इस सपोर्ट में कितनी मजबूती है, अगर मुझे यह पता लगाना हो कि इस सपोर्ट की मजबूती कितनी है, इस सपोर्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी है, या लिखना ना डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट सेक्शन, इस सपोर्ट में ही तो मजबूती देनी है। तो इस सपोर्ट की मजबूती तीन चीजों से आ रही है। पहली चीज है आपके पास में VUC का मतलब है जितनी जो ग्रेड आपने इस्तेमाल करी, और ग्रेड के साथ साथ कितनी एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोवाइड करवाया। दूसरा आपके पास VUV मतलब बेंट अप बार्स की वजह से, बेंट अप जो आप लोगों ने बार्स को ऐसे मोड़ा ना, जो अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को, जो बार्स को आपने इस तरीके से बेंड किया, सपोर्ट पे ही तो बेंड किया है आपने इसको, सपोर्ट के पास में ही तो बेंड किया। तो जब सपोर्ट के पास में इसको बेंड करते हैं, उसके कारण से कितनी ताकत आई इसके पास में। और एक दे रखा है VUS। अच्छा, VUS आपके पास में क्या है, VUS भी पता होना चाहिए। तो VUS क्या चीज होगी आपके पास, फिर सर VUS आपके पास में होता है, दैट इज ये जो आप लोगों ने वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करवाई हैं, कौन सी सर, जो आपने अभी वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करवाई थी, ध्यान है ये हमने VUS कहां निकाला था, VUS यहीं से तो निकाला, तो हमने या तो वर्टिकल या इंक्लाइंड की वजह से, तो यहां पे लिखेंगे कि वर्टिकल या इंक्लाइंड की वजह से, देखो ये आपके पास में क्या आएगा, ये हो गया वर्टिकल या इंक्लाइंड स्टीरअप की वजह से, इंक्लाइंड स्टीरअप की वजह से कितनी स्ट्रेंथ आएगी, इसका मतलब है बेंट अप बार्स की वजह से कितनी स्ट्रेंथ आएगी, बेंट अप बार्स की वजह से। और इसका मतलब है आपके पास में ग्रेड, कई सारे बच्चों को आज ये पहली बार पता चला होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज PT की वजह से। कितने बच्चों को आज पहली बार पता चला है ये चीज, बताओ जरा जल्दी से, कितने बच्चों को ये बात पहली बार पता चली ये चीज कि सर डिजाइन स्ट्रेंथ जो होगी इसकी वो तीन कारण से होगी। VUS मतलब वर्टिकल या इंक्लाइंड स्टीरअप की वजह से, VUB मतलब बेंट अप बार्स की वजह से जो स्ट्रेंथ आती है उसको VUB बोलते हैं, और VUC मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज PT। तो इसको निकालेंगे कैसे, कोई पूछे तो, अगर मान लो तुमको वर्टिकल स्टीरअप दे रखी है तो तुम VUS निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, एक मिनट, तो तुम VUS निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से, वर्टिकल दे रखा है तो, इंक्लाइंड दे रखी है तो इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे। उसके बाद में अगर तुमको बेंट अप बार दे रखी है तो बेंट अप बार आप लोग इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला। इसके अलावा अगर तुमको VUC दे रखा है तो VUC क्या होता है, टॉसी इंटू BD करके निकालोगे, टॉसी इंटू BD बराबर फोर्स बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया। और जो टॉसी कैसे निकलेगा, ये आपको वही टेबल नंबर 19 से आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है, टेबल नंबर 19 से आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो ये था भाई आपके पास में क्या, आपका जो टॉपिक था जिसका नाम है डिजाइन शियर, सॉरी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, या फिर शियर रेइंफोर्समेंट की प्रॉपर डिजाइनिंग आप लोगों को आज यहाँ पे समझ में आ चुकी है। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, फिर हम लोग आगे चलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की तरफ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। जल्दी से बता दें मुझे, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस पढ़ते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मेन मेन चीजों के ऊपर बात करूंगा, सारी चीजों के ऊपर बात करना तो पॉसिबल नहीं है बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर भी।
बेटे टाइप्स ऑफ क्रैक्स तो मैंने साथ में ही एक्सप्लेन किए थे ना यार, टाइप्स ऑफ क्रैक तो मैंने साथ साथ ही एक्सप्लेन किए थे ना, अभी फिर से एक्सप्लेन करने? जब मैं आप लोगों को अभी बता रहा था तो टाइप्स ऑफ क्रैक्स नहीं एक्सप्लेन किए थे मैंने? टाइप्स ऑफ क्रैक की 4 तरीके के क्रैक होते हैं, डायगोनल कंप्रेशन, डायगोनल टेंशन, फ्लेक्सर और फ्लेक्सर शियर। देखो चलो बता देता हूं, आप कह रहे हो तो। देखो 4 तरीके के फेलियर है। पहला आपके पास में डायगोनल कंप्रेशन, डायगोनल कंप्रेशन। दूसरा डायगोनल टेंशन। तीसरा फ्लेक्सर। चौथा फ्लेक्सर शियर। ध्यान से सुनना, 4 तरीके के आपके क्रैक्स होते हैं। देखो भाई ये आपके पास में आपकी क्या है, बीम है। अब ये जो 2 क्रैक्स होते हैं ना, 2 क्रैक्स, ये होते हैं सपोर्ट सेक्शन में। किसमें? सपोर्ट सेक्शन में आपके क्रैक्स होते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। किसके? इस पार्ट के, मतलब इस जगह पे 2 पार्ट हैं, एक आपका कंप्रेशन वाला पार्ट है, एक आपका टेंशन वाला पार्ट है। सही है ना? ऐसे ही तो है। इस सपोर्ट के भी तो 2 पार्ट हैं। तो टेंशन, सपोर्ट के टेंशन पार्ट में जो क्रैक्स जनरेट होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग डायगोनल टेंसाइल क्रैक्स। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। डायगोनल टेंशन के जो क्रैक्स होते हैं वो कहां पर बनते हैं? सपोर्ट सिस्टम जो होता है आपका, जो यही तो सपोर्ट अरेंजमेंट कौन सा? ये पूरा का पूरा सपोर्ट ही तो है। इस सपोर्ट सिस्टम का जो आपके पास में टेंशन वाला पार्ट होता है, उस टेंशन वाले पार्ट में क्या आता है? डायगोनल टेंशन क्रैक्स आते हैं। और ये क्रैक्स आप लोगों के फ्रॉम द जो आप लोगों का फेस ऑफ द कॉलम है उससे 45 डिग्री पर जा रहे होते हैं। ठीक है बात? दूसरा आपके पास में जो डायगोनल कंप्रेशन आता है, डायगोनल कंप्रेशन के कारण से क्या होता है? इसके कंप्रेशन पार्ट जो होता है, मतलब सपोर्ट सेक्शन के कंप्रेशन पार्ट में जो क्रैक्स आते हैं वो डायगोनल कंप्रेशन के कारण से आते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में पता है क्या होता है? यहां पे आप लोगों की जो कंक्रीट होती है ना वो क्रश हो जाती है। कंक्रीट इज क्रश्ड, कंक्रीट इज क्रश्ड। उसके बाद में तीसरे आपके पास जो फेलियर है वो फ्लेक्सर फेलियर। फ्लेक्सर फेलियर किसके कारण से आते हैं? बेंडिंग मूवमेंट की वजह से आते हैं, बेंडिंग की वजह से आते हैं। और ये कहां पर आते हैं सर? ये देखो एक तरफ से बता रहा हूं, दूसरी तरफ से भी सेम ही है। ठीक है? यहां पर जो क्रैक्स आपके जनरेट हुए हैं ना, ये जो क्रैक्स जनरेट होते हैं 90 डिग्री पर, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्लेक्सर क्रैक्स। क्या बोलते हैं? दीज आर द फ्लेक्सर क्रैक्स, जो कि बेंडिंग के कारण से आते हैं और ये 90 डिग्री पर जनरेट होते हैं। इनको बोलते हैं फ्लेक्सर क्रैक्स। एक है फ्लेक्सर शियर। फ्लेक्सर शियर मतलब जिसमें फ्लेक्सर और शियर दोनों का इफेक्ट होता है। तो फ्लेक्सर और शियर दोनों का इफेक्ट होता है, तो ये क्रैक्स होते हैं जो यहां पर बन रहे होते हैं। कौन से क्रैक्स होते हैं? जो इस जगह पर बन रहे होते हैं, यहां पे इस जगह पे। ये इनका जो एंगल होता है वो कितना होता है? वो 45 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है। अब बताओ मुझे समझ में आया तुमको? जल्दी से थम्स अप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे अब बिल्कुल फील नहीं होता कि आप लोगों को इसके बारे में अब कुछ ना पता हो। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? मुझे कमेंट सेक्शन में बढ़िया से आंसर देंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत है प्लीज मुझे बता दें, और नहीं है तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले टॉपिक को। यहां पे जितना मैंने पढ़ा दिया है, होप सो कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने चीजों को सही से समझ भी लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेस। क्या है सर? टॉपिक का नाम है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। टॉपिक का नाम है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। ध्यान से सुनेंगे। चलिए आइए, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट लेंथ है क्या? पहली बात तो सुनेंगे बात को। देखो भाई कि इट इज अज्यूम्ड, मैं पहले एक चीज लिख देता हूं। इट इज अज्यूम्ड there is perfect bond between कंक्रीट एंड स्टील। हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंक्रीट और स्टील के बीच में एकदम परफेक्ट बॉन्ड बना हुआ है, ये मान के चल रहे होते हैं। ये हमारा पहला अजम्पशन मान लो बॉन्ड स्ट्रेस का। बॉन्ड स्ट्रेस का ये पहला अजम्पशन है आपके पास में। ठीक है? इफेक्टिव कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं? ओहो, सुनेंगे। इफेक्टिव कवर इसलिए, तुम यार इस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो राघव जी डायगोनल कंप्रेशन कब होगा? बेटा अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, सुना नहीं था आपने? डायगोनल कंप्रेशन कब होगा? जब आपके कॉलम, जब आपकी बीम के ऊपर
आने वाला एक्सटर्नल लोड की वजह से आने वाला जो शियर स्ट्रेस है, अगर वो शियर स्ट्रेस उस बीम के अंदर मैक्सिमम जितना शियर स्ट्रेस जनरेट हो सकता है उससे अगर ज्यादा आ गया तो उस सिचुएशन में डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होगा, और उसको हम लोग बहुत आसानी से बचा सकते हैं। सेक्शन की डेप्थ को बढ़ाएंगे तो उस जगह पर डायगोनल कंप्रेशन फेलियर बच जाएगा सेक्शन को रीडिजाइन करके। यह अभी तो बताया था, ठीक है। चलिए, एक बच्चे ने बताया था कि एक बोले 26 का क्लॉज नंबर 2.2, बेटा मैं एक बार देख के बता दूंगा उसको, मेरे साथ कनेक्टेड तो हुई आप लोग, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। कर्टेल्ड बार का भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली क्लास में या एक सेक्शन भेज दूंगा और उसको फिर को कल की क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को इनको नोट डाउन कर लूंगा। इफेक्टिव कवर क्यों प्रोवाइड कराते हैं बेटा? इफेक्टिव कवर दो कारणों से प्रोवाइड कराते हैं। पहली बात तो जो हमारी रेनफोर्समेंट है, पहली बात तो भद्दा ना देखे, सबसे जो बेसिक एक रीजन होता है कि अगर सरिया बाहर दिखेगा तो बहुत भद्दा लगेगा। दूसरा, सरिये पर कोरोड ना हो जाए, सरिये पे जंग ना लग जाए एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को लेकर के। और तीसरा, आपके पास में क्या होता है कि रेनफोर्समेंट के चारों तरफ बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत कब बनेगी भाई? सरिये के चारों तरफ जितनी ज्यादा कंक्रीट होगी, मान लो एक चीज बताओ मुझे कि आप ना ट्रेन का डब्बे में बैठे हुए हो, ये ट्रेन का गेट है ना, ट्रेन के गैलरी होती है ना, तुमने गैलरी देखी होगी, ट्रेन का डब्बा होता है ये, और यहाँ पर एक गैलरी टाइप होती है, जैसे अंदर जाने का यहाँ पे सीट होती है, यहाँ पे बैठने की सीट है, ये बैठने की सीट है, ये आपके पास एक गैलरी होती है, और यहाँ पर गेट होता है ट्रेन का, है ना, यहाँ पे गेट होता है ट्रेन का। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर बैठे हुए ज्यादा सेफ हो इस जगह पे, तुम्हारी सीट के ऊपर, इस जगह सीट के ऊपर, यहाँ पे कहीं भी, या तुम यहाँ पे बैठे हुए सेफ हो इस जगह पर, इस जगह पर, और या फिर यहाँ पे सेफ हो? तो सबसे ज्यादा डेंजर, सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें कहाँ पे है? यहाँ पे। कोई धक्का दे दे, कई लोग तो पैर लटका के बैठे रहते हैं, तो सबसे ज्यादा खतरनाक कहां पे मामला है? यहाँ पे। तो ऐसे ही मान लो आपके पास में ये कोई जगह है, अब इसमें रेनफोर्समेंट बार एक तो तुमने यहां प्रोवाइड करा रखा है, मान लो बाहर निकलता हुआ ऐसे, एक जगह ऐसी है जहां पे तुमने रेनफोर्समेंट बार यहां प्रोवाइड करा रखा है, एक ऐसी है जहां पे तुमने रेनफोर्समेंट को यहां प्रोवाइड करा रखा है, एक ऐसी है जहां पे तुमने रेनफोर्समेंट बार को यहां प्रोवाइड करा रखा है। मैं तुमसे पूछूंगा सबसे बेस्ट जगह कौन सी है, ठीक है, सबसे बेस्ट जगह आपके पास में कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे बेस्ट जगह होगी वो कौन सी होगी? वो ये होगी। क्यों होगी सर? वो इसलिए होगी क्योंकि इसके चारों तरफ जो कंक्रीट चिपकी हुई है उसका एरिया जो है वो ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा एरिया चिपका हुआ है। इसके चारों तरफ चिपकने वाली कंक्रीट की वैल्यू कम, तो स्ट्रेंथ भी कम बनेगी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम बनेगी। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बनेगी, यहाँ और ज्यादा है और ज्यादा बनेगी। बात एकदम क्लियर। चलिए एक और तरीका बताऊं, पेपर है क्या मेरे पास? पेपर है नहीं तो मैं दिखाया था, एक मिनट रुको निकाल लेते हैं पेपर भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में एक टिश्यू पेपर है, दिस इज द टिश्यू पेपर। अब मान लो मैंने इसके बीच में एक होल किया, बीचों बीच में, तो अभी ये फिलहाल में ओके है, फटेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको कोशिश करूंगा तो ये बहुत देर बाद फटेगा, धीरे 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 ऐसे फाड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर यही सेम मैंने होल जो है वो यहां पर किया होता, यहां पर, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर घुमाऊंगा ना तो अपने आप फट जाएगा, ठीक है। मतलब इस जगह पर कैसा दिख रहा है? ये अनसेफ दिख रहा है। यहां पर कैसा था? ये सेफ कंडीशन में था। ये आपको कंडीशन समझनी होती है, ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो भाई साहब मैंने आपको बताया बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि दिस इज द अडहेशन बिटवीन, बेसिक कंडीशन में बात करूं तो इसको बोलेंगे अडहेशन बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। स्टील एंड कंक्रीट, स्टील और कंक्रीट के बीच में जो अडहेशन होता है, स्टील बिटवीन द अडहेशन बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट ड्यू टू टू resist the slippage of steel bars। क्या लिखा मैंने कि बॉन्ड क्या चीज है भाई? बॉन्ड ये तो आपने बताया कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड आपके पास में अडहेशन होता है स्टील और कंक्रीट के बीच में, कंक्रीट और बीच के बीच में एक ऐसा अडहेशन, ऐसा आपस में संबंध जिसके कारण से स्टील का जो सरिया होता है वो बाहर फिसलता नहीं है कंक्रीट में से, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे बॉन्ड। क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द बॉन्ड। बॉन्ड आपको समझ में आ गया। अब देखो हम लोग ना दो तरीके के रेनफोर्समेंट बार्स का इस्तेमाल करते हैं। एक आपके पास में होती है माइल्ड स्टील, दिस इज द माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील। और दूसरी आपके पास में होती है, एक होती है दैट इज द
H/SD बार्स, ठीक है, ये क्या है H/SD बार। अब आप H/SD बार अगर आप लोगों ने देखी होगी तो इसके ऊपर ना कुछ इस तरीके का कुछ आपके पास वो देखने को मिलता है। क्या है आपके पास ये, दिस इज, इस तरीके का उभरा हुआ संरचना आप लोगों को देखने को मिलती है और इसके बीचों बीच में से एक उभरी हुई लाइन भी जा रही होती है। तो मैंने हमेशा बताया होगा अपनी क्लासेस के अंदर कि ये पिंक वाली लाइन को हम लोग कहते हैं रिब्स, और जो बीच में से जो ग्रीन कलर की लाइन जा रही है इसको बोलते हैं लग्स। तो इस जगह पर क्या होता है, ग्रिपिंग जो होती है वो कंक्रीट और मजबूती से चिपक जाता है, और इनके बीच में जो कंक्रीट होती है ना, इनके बीच में जो कंक्रीट है वो फंस जाती है, मतलब गिट्टी जो होती है, जो एग्रीगेट होता है वो फंस जाता है, तो और मजबूती से ग्रिप बना लेता है। तो इस कारण से अगर ये इसको बोलते हैं H/SD बार्स, H/SD स्टील। तो आपसे कोई पूछेगा कि बॉन्ड किस में ज्यादा होगा, तो आपके पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो आपके पास में H/SD के अंदर ज्यादा होती है कंपेयर टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, आगे ये भी बताऊंगा कितनी ज्यादा होती है, लेकिन फिलहाल अभी इसको ही सुन लीजिए। अब बात ये आती है सर कि बॉन्ड जो बन रहा है वो किन किन कारणों से आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड बन सकता है। आपकी जो बीम है या जो स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड है वो रीजन कितने हो सकते हैं। तो अगर मैं रीजन ऑफ द बॉन्ड की बात करूंगा, रीजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस की बात करूंगा, या बॉन्ड इन रीजन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के रीजन की बात करूंगा, तो आपके पास में 3 रीजन होते हैं। 3 रीजन। पहला आपके पास में होता है अडहेशन। पहला क्या होता है सर, कवर भी लिमिट तक ही, तो हाँ बेटा बिल्कुल, मैंने कब मना किया, मैंने एक एग्जांपल दिया है ना। मृणाल कह रहे हैं सर कवर भी तो एक लिमिट तक ही तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, बिल्कुल सही कहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि बाहर क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे, और क्यों रीजन है, क्या रीजन है प्रोवाइड कराने का, वो भी तो बताया मैंने। एग्जाम्पल तो ऐसे ही समझाया जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा उसके अंदर घुस के मैं आधे घंटे तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला आपके पास जो रीजन है वो है केमिकल अडेशन। क्या है सर, केमिकल अडेशन। केमिकल अडेशन के कारण से, केमिकल अडेशन मतलब क्या है कि भाई देखो, कंक्रीट के अंदर क्या चीज होती है, सीमेंट होता है। तो सीमेंट में जब पानी मिलाया जाएगा तो वो केमिकल अडेशन होगा उस जगह पे, मतलब केमिकल रिएक्शन होंगी, हाइड्रेशन होगा, और वो उसके शरीर के चारों तरफ ग्रिप बना लेगा। जब वो धीरे धीरे हाइड्रेट होगा, धीरे धीरे सूखेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास फ्रिक्शन। किस किस के बीच में, फ्रिक्शन बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। वही सेम चीज कि जब आपके पास में स्टील और कंक्रीट जब धीरे धीरे आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है, जो घर्षण क्रिएट होता है, उसके कारण से भी बॉन्ड डेवलप होते हैं। और तीसरा आपके पास में मैकेनिकल एंकरेज। मैकेनिकल एंकरेज बोल सकते हैं, मैकेनिकल रिब्स बोल सकते हैं, मैकेनिकल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। मैकेनिकल रेजिस्टेंस, मैकेनिकल रेजिस्टेंस किस कारण से आती है, रिब्स के कारण से आती है। रिब्स मतलब ये जो मैंने अभी बताई थी। तो देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई जो माइल्ड स्टील होती है उसमें तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस तो होता ही नहीं है। तो आप बताएंगे कि अगर माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूं तो माइल्ड स्टील के अंदर जो आपके बॉन्ड बनते हैं वो इन 2 कारणों से बनते हैं, केमिकल अडेशन और फ्रिक्शन बिटवीन द स्टील एंड द कंक्रीट। लेकिन जो आप लोगों के H/SD बार्स के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं, H/SD स्टील के अंदर, टॉर स्टील के अंदर वो जो बॉन्ड बनते हैं आपके, वो किस कारण से बनते हैं, तीनों कारणों से बनते हैं, केमिकल, फ्रिक्शन और तीसरा मैकेनिकल रेजिस्टेंस। क्योंकि मैकेनिकल रेजिस्टेंस तो आपका H/SD के अंदर ही देखने को मिल रहा होता है। कौन कौन एग्री करता है भाई मेरी बातों के साथ में? कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत हो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं आई बात समझ में। जो मैं पूछ रहा हूं उसमें से बताओ। आप लोगों के डाउट तो वैसे भी जिंदगी भर खत्म नहीं होने, तो उसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे सर, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बॉन्ड की बात करी तो एक वर्ड आ जाता है बॉन्ड स्ट्रेस। क्या आ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस को सर हम लोग टॉ बीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं कौन से बॉन्ड स्ट्रेस की बात करूं, दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं आप लोगों के। कितने टाइप के सर, 2 प्रकार के। एक होता है आपके पास में दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड, टॉ बीडी डेवलप्ड इसको हम लोग बोलते हैं। ये टॉ बीडी डेवलप्ड या टॉ बीडी प्रोवाइडेड, डेवलप्ड, ठीक है। और एक होता है टॉ बीडी परमिसिबल। टॉ बीडी परमिसिबल, इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में ये अंतर है कि सर टॉ बीडी डेवलप्ड का मतलब तो ये होता है कि हमारी बीम के अंदर कितना बॉन्ड स्ट्रेस आ रहा है एक्सटर्नल लोडिंग वगैरह के कारण से। और टॉ बीडी परमिसिबल का मतलब है, मतलब ये है आने वाला कि मेरी बीम के अंदर कितना बॉन्ड स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस कितना आ रहा है। और ये है आपके पास मैक्सिमम, इस ये मैक्सिमम वैल्यू है, या एक तो वैल्यू होती है मैक्सिमम, परमिसिबल वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी।
ये परमिसिबल वैल्यू है कि भाई इससे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, ये वो परमिसिबल वैल्यू है। ठीक है बात। पहले हम लोग बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप की। किसकी बात करेंगे? टॉ बीडी डेवलप्ड के बारे में बात करेंगे। क्या है सर टॉ बीडी डेवलप्ड? कायदे से अगर मैं बात करूं तो टॉ है क्या चीज? है तो शियर स्ट्रेस ही ना भाई, सीधी सी बात है। कंक्रीट जो है स्टील के ऊपर, देखो सुनो बात को ध्यान से, जब स्टील के ऊपर कंक्रीट चिपक रही होगी धीरे धीरे, तो सीधी सी बात है कंक्रीट के ऊपर जब स्टील चिपक रही होगी तो वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही होगी और उस पर फिसल रही होगी इस तरीके से। भाई जब श्रिंक हो रही होगी, सूख रही होगी कंक्रीट धीरे धीरे, तो वो सरिये के चारों तरफ चिपकने की कोशिश कर रही होगी, ग्रिप बनाने की कोशिश कर रही होगी। तो जब वो ग्रिप बना रही होगी तो उस टाइम पर वहां पर शियर एक्शन दिख रहा होगा, तो उस शियर एक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि दैट इट इज द शियर स्ट्रेस, इट इज द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड between, it is the shear stress developed along the length of bar, मतलब लेंथ ऑफ द बार का मतलब हुआ कि जो हमारे बार की लेंथ है, सरिये की जो लेंथ है, उसके सहारे से जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है उसी को हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई, बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप की, वो ये डेफिनेशन हुई। इसको दिखाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आपके पास में ये एक सरिया है और इस सरिये के चारों तरफ आपके पास में क्या है? कंक्रीट चिपकी हुई है सर। ठीक है, क्या है ये? आपके चारों तरफ क्या हुआ है? ये आपके चारों तरफ यहाँ पे कंक्रीट चिपकी हुई है। अब ये मत समझना कि इसको मैंने सर हवा में क्यों लटकाया हुआ है, मैं आपको किसी भी जगह को जूम करके दिखा रहा हूँ कि भाई देखो एक्चुअली में ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, अब कंक्रीट है तो इसमें ये मान लो सीमेंट बना दिया, ऐसे ही मान लो इसके अंदर गिट्टी बना देते हैं, या आपका गिट्टी मतलब एग्रीगेट बना देते हैं। ठीक है, ये आपके पास में इस तरीके से कंक्रीट होता है। तो जब एक कंक्रीट आप लोगों का चिपकेगा इस सरफेस के ऊपर, तो इस जगह पर क्या करेगा? ये शियर स्ट्रेस जनरेट कर देगा। ठीक है, तो उसी शियर स्ट्रेस को बॉन्ड स्ट्रेस बोल रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके सरफेस पर, सतह पर, जिसकी सतह होगी, जिस जगह पर कंक्रीट और सरिया आपस में चिपक रहे होंगे, क्या उस जगह पर एक बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा, या शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं, डेवलप होगा? उस शियर स्ट्रेस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज द टॉ बीडी। क्या बोल रहे हैं? दिस इज द टॉ बीडी। कितना बढ़िया समझ में आया? क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं टॉ बीडी बोलते हैं। चलो सर बहुत बढ़िया। अगर टॉ बीडी तुमको समझ में आ गया तो पॉइंट ये आता है सर, व्हाट इज द टॉ बीडी? टॉ बीडी की वैल्यू क्या होती है? ये निकल के कैसे आता है? तो हमें तो इसके फॉर्मूले से मतलब है सर। इसका फॉर्मूला तुमको याद है? सब कुछ याद है। चलो फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि बेसिक फॉर्मूला आपके पास में है क्या। जैसे कि टॉ बीडी डेवलप्ड का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, टॉ बीडी डेवलप्ड या फिर टॉ बीडी प्रोवाइडेड बोल सकते हो उसको, टॉ बीडी डेवलप्ड भी बोल देते हैं, डेवलप्ड, टॉ बीडी डेवलप्ड। क्या होगा सर फॉर्मूला? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? दैट इज V अपॉन समेशन O इंटू J इंटू D। ठीक है, इसकी जगह और भी कई तरीके हैं इसको लिखने के। क्या तरीके हो सकते हैं सर? एक तरीका होता है इसका V अपॉन O की जगह, समेशन O की जगह लिखते हैं N पाई फाई इंटू J इंटू D। ये भी हो सकता है, ये एक और तरीका है। एक और तरीका हम लोग चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, दैट इज V अपॉन N पाई फाई इंटू D माइनस 0.42 XU। ये भी लिख सकते हैं। अलग अलग फॉर्मूले, कई अलग अलग, लेकिन हम लोग जो दो बेसिक फॉर्मूले उनके बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। बात समझ में आ गई सब? ये आपके पास जो फॉर्मूला मैंने बताए हैं टॉ बीडी डेवलप्ड के, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या इनके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस जगह पे सर, यहाँ पे ये तो था टॉ बीडी डेवलप्ड। दूसरा होता है टॉ बीडी परमिसिबल। क्या होता है? टॉ बीडी परमिसिबल। अब इसमें IS कोड की थोड़ी सी सहायता हमें लेनी होगी सर। टॉ बीडी परमिसिबल का मतलब होता है IS कोड ने कुछ स्टैंडर्ड डेटा डिसाइड कर रखा है कि इससे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के आधार पर। चलो उसको देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग इसमें IS कोड 456-2000 का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, IS कोड 456-2000 का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को जो कंडीशन दी हुई है कि ये दी हुई है फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन। माइल्ड स्टील इन टेंशन के केस में आप लोगों को बॉन्ड स्ट्रेस दे रखा है। अब वो क्या है सर? उसके लिए एक टेबल दे रखी है आप लोगों को। वो टेबल में क्या है? उस टेबल के अंदर एक तरफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, दूसरी तरफ टॉ बीडी आपके पास वैल्यू है इन न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। ठीक है,
ग्रेड आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। M20 के लिए है, M30 25 के लिए है, M30 के लिए, M35 और M40 के लिए। याद करना बहुत आसान है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9 ये आपके पास वैल्यूज है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड है, यहां से क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको पढ़ लीजिए। और ये न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है, तो नो डाउट इसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, पढ़ना ही पड़ेगा अगर ये आ रहा है तो। जे बेटा लिवराम कॉफिशिएंट होता है। कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा, क्या पढ़ना अभी शुरू कर रहे हो या फिर तुम भूल गए हो, अपनी शक्तियां भूल गए हो? शुक्ला जी, गिरगिट से कितनी भी जलन करो, लेकिन गिरगिट से जलन करने से जीवन में कुछ होगा नहीं, तुमको पढ़ने से होगा। जो भी होगा उसका नाम वो कुछ भी रख लेगा ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, मिलेगा तुमको पढ़ाई करके ही। अगर तुम आज के समय में भी तुम जे पूछ रहे हो कि जे क्या है, तो बेटा ये तो गलत बात है। जे आपके पास लीवर आर्म कॉफिशिएंट है। क्या है? लीवर आर्म कॉफिशिएंट। और ऐसा मत बोलना हर जगह पे जे के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 - 0.42 टाइम्स ऑफ के। अब तुम ये मत पूछना के क्या है, के फिर भी बताता हूं, के आपके पास में होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट होता है। अब ये कितना होता है, तो ये अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग 0.53, 0.48, 0.46 होता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया सर। अब क्या होगा, ये तो मैंने बताया माइल्ड स्टील इन टेंशन के केस में। अब कुछ स्पेशल बातें सुन लीजिए। स्पेशल बातें क्या है, इंपॉर्टेंट नोट है ये आप लोगों का बहुत ज्यादा, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में पहली बात, अगर HYSD बार्स का आप लोग यूज कर रहे हो, HYSD बार्स आर यूज्ड, ठीक है। अगर HYSD बार्स का आप यूज कर रहे हो किसकी जगह पर, माइल्ड स्टील की जगह पर, तो टॉबीडी आप लोगों का इंक्रीज बाई 60%। तो टॉबीडी आपका 60% से इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप लोग जो बार्स हैं, इफ बार्स आर यूज्ड इन कंप्रेशन, या फिर ऐसे बोल दो, इफ बार्स आर यूज्ड इन कंप्रेशन, अगर उनको कंप्रेशन में यूज कर रहे हैं, अगर उनको कंप्रेशन में यूज कर रहे हैं, चाहे वो आप लोगों का माइल्ड स्टील है, चाहे वो आपका HYSD है, उस केस में टॉबीडी आप लोगों का 25% से इंक्रीज हो जाता है। इससे 25% से, यहां पे 60% से और यहां पर 25% से। मान लो सिचुएशन बताता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर आप लोगों को समझाते हैं। हाँ, WSA में 1 - K/3 हो जाता है, बिल्कुल सही कहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, और बेसिक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि जल्दी समझ में आएगा और काफी सही तरीके से दिमाग में उतरेगा। जैसे मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में चारों चीजें समझा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन है मेरे पास, सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, सुनिएगा बात को ध्यान से, बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक तरीके समझाऊंगा। पूछा हुआ था टॉबीडी परमिसिबल, टॉबीडी परमिसिबल, चलो आंसर बताना, फॉर M25। आंसर दो जल्दी से, क्या आंसर आएगा? पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए सबसे पहले। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए जरा जल्दी से। टॉबीडी परमिसिबल जो होगा, इसके पास यदि मैं आंसर की बात करूंगा तो कितना आएगा, बताइए जरा जल्दी से। तो आप कहेंगे सर टॉबीडी परमिसिबल M25 के लिए निकाल रहे हैं, तो अभी आपने टेबल बताई थी। अब इसमें कुछ कंडीशन नहीं दे रखी, अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो आप सिंपली समझिए कि ये कंडीशन कौन सी है, माइल्ड स्टील टेंशन की कंडीशन है। तो आंसर क्या देंगे सर आप इसमें, 1.4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.4 न्यूटन पर mm²। जब कुछ भी ना दे रखा हो तो समझ लीजिए माइल्ड स्टील टेंशन की सिचुएशन है। दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे, दूसरा क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, टॉबीडी परमिसिबल बताइए फॉर M25 एंड Fe 415 के लिए। अब बताइए आंसर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे आंसर इसका, सर देखिए, टॉबीडी फॉर M25 इन केस ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन, माइल्ड स्टील इन टेंशन, टेंशन के केस में जब माइल्ड स्टील हम लोग निकालते हैं तो इसका फॉर वैल्यू होती है, हमने अभी निकाला था 1.4 न्यूटन पर mm²। लेकिन हमें कंडीशन किसकी दे रखी है, हमें दे रखी है HYSD की। तो फॉर HYSD के लिए मैंने क्या पढ़ाया आपको, इस टॉबीडी को कितने से बढ़ा दोगे, इंक्रीज बाई 60% से। तो बढ़ाइए, तो टॉबीडी क्या बनेगा, 1.4 इंटू 1.6 करोगे तो 2.24 आ रहा होगा मेरे हिसाब से। निकाल के देखता हूं एक बार कितना आता है, आप भी बता दो मुझे। मेरे हिसाब से तो 2.24 ही निकल के आता है ना, सही है ना, 2.24 आपके पास निकल के आ गया न्यूटन पर mm²। अब तीसरा क्वेश्चन सुनिए इसी जगह पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आप लोगों के पास में है
कि टॉ बी डी निकालिए परमिसिबल की वैल्यू किसके लिए, फॉर M25 Fe 415 इन कंप्रेशन की केस में निकालिए। तो देखो इतना पोर्शन तो मैं आप लोगों को करा चुका था कि टॉ बी डी फॉर M25 और Fe 415 के लिए तो मैंने निकाल लिया था, कितना आया 2.24। अब कंप्रेशन की और कंडीशन दे दी तो कंप्रेशन की केस में और 25% बढ़ा दो, तो क्या करोगे 2.24 इंटू 1.25, आंसर बताइए कितना आएगा, मैं बताता हूं कितना आएगा, आंसर आएगा 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सही बात है, आया। तो एक बात ध्यान रखो, एक ट्रिक बता रहा हूं, कई बारी क्लासेस में भी बताया है कि अगर तुमको कभी भी फुल कंडीशन दे दे, फुल कंडीशन मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दे दे, HYSD भी दे दे और कंप्रेशन भी दे दे, तो कुछ मत करो, इस टेबल में जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्टली डबल कर दो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे मान लो तुमको कोई क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन के अंदर तुमको ये दे दिया, फॉर एग्जांपल तुमको ये दे दिया कि भाई बताओ टॉ बी डी परमिसिबल की वैल्यू बताओ M30 के लिए Fe 415 कंप्रेशन में, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, टेबल याद है M30 के लिए वैल्यू कितनी होती है 1.5 होती है, बिना आंख बंद मतलब आंख बंद करके बिना सोचे समझे आंसर आ जाएगा 3.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कुछ नहीं सोचना, आंसर डायरेक्ट ही। कैसे निकाला सर, देखिए हम लोग कैसे निकालते थे कायदे से बताऊं तो पहले हम क्या करते थे सर, देखो M30 के लिए टॉ बी डी परमिसिबल की जो वैल्यू होती थी वो आपके पास होती थी 1.5 MPa, टेबल में से निकाली थी 1.5 MPa। अब इसको आपको पहले 60% से इंक्रीज करना था, किसके लिए HYSD के लिए, तो कितना हुआ 1.5 इंटू 1.6, तो वैल्यू निकाल दी। अब कितनी आई वैल्यू, जो भी निकल के आई, और फिर इसको 25% से फिर इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब 1.5 इंटू 1.6 इंटू 1.25, आंसर निकाल के देखो तुम 3.0 ही आ रहा होगा इसका आंसर, निकाल के देख लो। आई बात समझ में, क्या किया 1.5 का तुम्हें बस मल्टीप्लाई करा और आंसर निकाल दिया, ये है आंसर भाई। क्लियर है ना बात, कुछ भी नहीं है, मतलब ध्यान से निकालोगे तो सारे बेसिक फंडामेंटल हैं, तुम ऐसे निकाल लो ऑल्टरनेट मेथड, चाहे तुम सीधा सीधा आंसर बता दो, लेकिन इसी सिचुएशन में डबल होगा आपके पास में। बात आ गई समझ में, कोई तकलीफ मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर है तो आप लोग मुझे पूछ भी सकते हैं। चलो अब अगला पॉइंट समझते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट एक और ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट एक और ध्यान रखिएगा, मेरी एनर्जी अब तो नहीं लगी, शुरुआत से लेकर आज अभी तक कम, चाय पीने के बाद एनर्जी बढ़ जाती है। टीचर के पास एक चाय ही तो है जिसके भरोसे बेचारा पढ़ा रहा है। चलो सुनो आगे भी देखो, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि हर सिचुएशन में टॉ बी डी परमिसिबल जो होता है ये हमेशा बड़ा या बराबर होता है टॉ बी डी डेवलप्ड से, एक ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर मान लो आपको कहीं पर भी ये पता लगाना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कहां पर आपके पास में मैक्सिमम होगा, ध्यान से सुनो इस बात को। देखो टॉ बी डी डेवलप्ड का फॉर्मूला आपके पास क्या था बताओ, तो टॉ बी डी आप कहेंगे डेवलप्ड का जो फॉर्मूला था सर वो था V अपॉन N पाई फाई इंटू लीवर आर्म, यही तो था, यही तो था आपके पास में, या इसकी जगह पर ये था V अपॉन समेशन O इंटू J इंटू डी, बात एक ही है, लीवर आर्म को ही तो J इंटू डी लिख रहे हैं हम लोग, ये लीवर आर्म J इंटू डी यही है, और समेशन O N पाई फाई, बस मैंने ओपन करके दिखा दिया तुमको, तो ये होता है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि जो टॉ बी डी डेवलप्ड होता है आपके पास में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर फोर्स के है। तो अगर जहां पर आपके पास में मैक्सिमम शियर फोर्स मुझे पता चल जाए, मतलब लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स मुझे पता चल जाए, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स, अगर मुझे शियर फोर्स की मैक्सिमम लोकेशन पता चल जाए तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूं कि मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेस कहां पे डेवलप होगा, कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैक्सिमम शियर फोर्स कहां पर आ रहा है तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बॉन्ड स्ट्रेस कहां पे डेवलप होगा, पता लगा सकता हूं सर। चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, मैं एक बॉक्स बना के आप लोगों को बता देता हूं कहां पर होती है, किस टाइप के लिए मैक्सिमम शियर फोर्स कहां पर होता है। देखो ये टाइप ऑफ बीम है आपके पास में, ठीक है, बीम्स किस टाइप की हो सकती हैं, जैसे एक होती है एसएसबी यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरी आपके पास में होती है कंटिन्यूअस या फिक्स्ड बीम, क्या होती है कंटिन्यूअस या फिक्स्ड बीम आपके पास में हो सकती है, ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम हो सकती है, ऐसा ही तो हो सकता है। तो अगर मान और एक कैंटिलीवर भी लिख देते हैं, तो चलो मुझे बताओ, पहली बात तो जल्दी से बताओ
सबसे पहले एसएसबी में मैक्सिमम शेयर फोर्स कहां पे होता है, तो आप बताएंगे सपोर्ट्स पर होता है। कहां पर होगा, सपोर्ट्स पर। दो मैं बताऊंगा, एक आप बताना। कंटिन्यूअस में और फिक्स में कहां पे होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो होता है आपका पीओसी, उस जगह पर आपके पास में क्या होता है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर फोर्स। लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर फोर्स आपके पास कहां पे होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। चलो बताओ कैंटिलीवर में कहां होगा, बताओ कैंटिलीवर में कहां होगा। क्या गजब के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, देख रहे हो एक बार, आंख बंद करके चल रहा है सब मामला की। आंख बंद करके मतलब समझ रहे हो, आंख बंद करके मतलब किताब नहीं हो, नोट्स नहीं हो, और आपको कितना आता है, अगर इसको सीखना हो तो ये तरीका है सीखने का कि लिखे जाओ। अगर तुमने बहुत ही सिक्वेंसली पढ़ा है ना चीजों को, बहुत मेहनत करके, तो यही तरीका होता है बेस्ट पढ़ने का। चलिए बताइए आप लोगों को अगर बात समझ में आ गई है तो, यहां तक अगर क्लियर है मामला तो समझ में भी आया होगा सर आपको ध्यान से, तो बताइए अगर समझ में आ गया है तो। मैक्सिमम शेयर फोर्स कहां पे होता है, कैंटिलीवर बीम के अंदर। इतना नहीं पता तुमको, और पता है तो बताओ, नहीं पता क्या भाई। मैक्सिमम शियर फोर्स जो होता है बीम के अंदर कहां पर होता है, कैंटिलीवर बीम के अंदर कहां पर होता है बताओ। अरे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई, कमाल कर दिया यार, आंसर दो जल्दी से। बताओगे कि मतलब नहीं याद आ रहा, मोहित कुमार। मतलब अगर तुम सोच के देखो कि अगर तुमको ये चीजें याद नहीं आ रही है ना, तुमको ये चीजें याद नहीं आ रही कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कहां होता है, मैक्सिमम बेंड मोमेंट कहां होता है, तो तुम कैसे पढ़ोगे भाई। सोम, स्टील, स्ट्रक्चर, आरसीसी। अरे भाई सपोर्ट पर होता है, एट सपोर्ट मतलब फिक्स सपोर्ट, जो फिक्स सपोर्ट होता है आप लोगों का वहां पर होगा मैक्सिमम शेयर फोर्स। कैसी बातों पे तुमने, मुझे लगता है गूगल किया होगा आधे लोगों ने तो, है ना। फिक्स सपोर्ट जो होता है आप लोगों का वहां पर होता है, पता नहीं क्या पढ़ते हो भाई। मुझे लगता है तुम्हारा ज्यादा पढ़ पढ़ के दिमाग हैंग हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट सुनेंगे, डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट लेंथ। अब समझें इस बात को, डेवलपमेंट लेंथ क्या है। देखिए भाई साहब, डेवलपमेंट लेंथ एक्चुअली होती क्या है। जैसे आपके पास में ये एक कंक्रीट का हिस्सा है, ये कंक्रीट है आपके पास में, इस कंक्रीट में एक सरिया मैंने भरा, इस तरीके से यहाँ पे अंदर एंटर करा रखा है, और इसको पी लोड से या टी वैल्यू से मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूं। अच्छा ये कब नहीं खींच के आ पाएगा बाहर, बेसिक समझते हैं, एकदम बेसिक, एकदम जीरो, कि ये आपका जो सरिया है इसको टी वैल्यू से बाहर खींचूं तो ये कब खींच के नहीं आएगा बाहर। तो आप कहोगे कि अगर जिस कंक्रीट ने इस सरिये को पकड़ा हुआ है उसकी पकड़ने की जो ताकत है वो खींचने की ताकत के बराबर या इससे ज्यादा होगी तो ये सरिया बाहर नहीं आ पाएगा। क्या बोल रहा हूं वापस सुनिए, यदि इस सरिये के चारों तरफ चिपकने वाली कंक्रीट ने अपनी जो पकड़ है उससे यहां पे जो स्ट्रेंथ डेवलप की हुई है, अगर वो स्ट्रेंथ इस बाहर की तरफ से खींची हुई ताकत से ज्यादा या बराबर होगी तो ये सरिया बाहर नहीं आएगा। एग्री करते हो, यस सर करेंगे, एग्री करना पड़ेगा तुमको, एग्री, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास कोई। तो अब इसके लिए क्या जरूरी है, क्या मैं इस सरिये को ऐसे रख दूंगा तो क्या ये बाहर खिंच के नहीं आ पाएगा, बोलोगे सर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ की जो एम्बेडेड कंक्रीट है जो उसके चारों तरफ मौजूद होनी चाहिए उसका एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है। अगर इसको मैं यहां रखूंगा तो और जल्दी खिंच के बाहर आ जाएगा, अगर मैं इसको यहां रखूं तो थोड़ी संभावना कम हो जाएगी खींचने की, यहां रखूं तो और कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये वो मिनिमम लेंथ है आपके पास में, वो मिनिमम लेंथ किसी भी रेनफोर्समेंट बार की, वो मिनिमम लेंथ जिसके द्वारा जहां पर आपके पास कंक्रीट इस सरिये के ऊपर इतनी मजबूत पकड़ बना ले कि बाहर से टी फोर्स लगाने पर खींचने पर बाहर ना खींच के आ पाए, उस मिनिमम लेंथ ऑफ द बार को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट बार एम्बेडेड इन द कंक्रीट, जिसके कारण से ये बाहर खींच के ना आ पाए, इसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ।
क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, क्या दिक्कत है इसमें? तो सर डेवलपमेंट लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? दैट इज सिग्मा एस इंटू फाइव अपॉन 4 टाइम्स ऑफ टॉ बी डी। ये किसका फॉर्मूला है? ये WSM का फॉर्मूला है। दिस इज WSM। LSM का क्या होगा? बस सिग्मा एस टी की जगह पर, सिग्मा एस की जगह पर 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई हम लोग कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग WSM पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग स्ट्रेंथ या फिर परमिसिबल स्ट्रेस इन द स्टील को सिग्मा एस मानते हैं, और यहाँ पे हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को 0.87 एफ वाई मानते हैं इन द LSM। 5/4 टाइम्स ऑफ टॉ बी डी, ये आपके पास वैल्यू बन गई। और ये टॉ बी डी है कौन सी? टॉ बी डी परमिसिबल है ये आपकी, ये भी टॉ बी डी परमिसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आपके पास में हमने कैलकुलेट करी है, ये टॉ बी डी, ये जो एल डी है, ये एल डी परमिसिबल तो हुई आपके पास, अगर टॉ बी डी परमिसिबल की मदद से इसको निकाला जा रहा है तो टॉ बी डी परमिसिबल एल डी परमिसिबल के बराबर हुई। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एल डी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टॉ बी डी के। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा ही तो होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस बार ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोचना। तो ये वैल्यू मैं कह सकता हूं कि टॉ बी डी परमिसिबल है, ये वैल्यू मतलब टॉ बी डी परमिसिबल कायदे से ये क्या है? ये मिनिमम लेंथ है, ये मिनिमम लेंथ है। मतलब कम से कम मुझे इतना सरिया तो इस कंक्रीट के अंदर डालना ही पड़ेगा जिससे कि बाहर ना निकल के आ पाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस सरिये को इससे ज्यादा प्रोवाइड करा दूं इसके अंदर, तो कोई दिक्कत होगी क्या मुझे? यस और नो में आंसर देंगे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैं इस जगह पर इस सरिये को इस कंक्रीट के और अंदर प्रोवाइड करा दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी मुझे? आप बोलोगे नहीं होगी, हमें फायदा होगा। क्या होगा? हमें फायदा होगा सर। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं, जब अपोजिट है तो एक रिलेशनशिप मैंने आपको अभी बताया था कि टॉ बी डी परमिसिबल टॉ बी डी डेवलप्ड से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। तो इस जगह पर ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, मतलब एल डी परमिसिबल की जो वैल्यू है, एल डी परमिसिबल की जो वैल्यू है ये आपके पास छोटी या बराबर होनी चाहिए एल डी डेवलप्ड से, एल डी प्रोवाइडेड से, एल डी प्रोवाइडेड से। फायदा ही होगा ना, फायदा होगा उससे हमें। तो इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। बस एनर्जी अभी थोड़ा सा अंदर से फील होने लग गया कि उतनी ज्यादा आएगी नहीं निकल के। तो कल वाली क्लास में हम लोग कॉलम को पढ़ेंगे, स्लैब वगैरह को पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल के अभी इतना काफी है, जितना हो पा रहा है उतना बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, एग्जाम टाइम पे जितना मदद कर सकते हैं आप लोगों की। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाली क्लास में वापस से सेम एनर्जी के साथ मेरे साथ तैयार रहिएगा। तो भाई कैसी थी आज की क्लास? समझ में आई चीजें सर जितना आप लोगों को बताया? जल्दी से बता दीजिए। होप सो कि आपको सब कुछ बढ़िया लगा है, समझ में आया। चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। क्या 0.45 टाइम्स ऑफ एफसीके को एफसीसी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नो। हमारी तरफ से एक पेन, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। तुम्हारा वर्चुअल पेन एक्सेप्टेड, वर्चुअल पेन मैंने जेब में रख लिया है तुम्हारा, ठीक है। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, परिवार का भी रिवीजन करते रहिए। इस बार एक रैंक पक्की करके आनी है और मुझे जरूर बताना है सेलेक्ट होने के बाद में। बस इतना बता दोगे तो हमारे लिए हमारा जीवन तो तब वहीं सार्थक हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा और कल मिलेंगे सेम टाइम विद द सुपर एनर्जी एंड एक अच्छे इंटेंशन के साथ में। ओके बाय बाय।